हे गाइस, दिस इज सीए रूपल जी एंड मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया हेड, दैट इज चैप्टर नंबर 6, कैपिटल गेन। ठीक है। अब कैपिटल गेन में अगर मैं जनरल ओवरव्यू देना चाहूँ तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कैपिटल गेन में आपकी कैपिटल एसेट टैक्सेबल होती है। मतलब इन जनरल जो है वो बिजनेस की जो एसेट्स होती है वो टैक्सेबल होती है। लेकिन बिजनेस का स्टॉक बिकता है तो वो कहाँ टैक्सेबल होता है? पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। और बिजनेस की एसेट बिकती है तो वो टैक्सेबल होता है कहाँ पर? कैपिटल गेन में। तो अगर आपकी एसेट बिक रही है तो वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में। अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड बिक रहा है तो वो टैक्सेबल होगा क्या बोलते हैं, पीजीबीपी में। ये सिर्फ जनरल ओवरव्यू दिया, ये कोई हार्डकोर स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 45(1). ठीक है। सेक्शन 45(1) है हमारी चार्जिंग सेक्शन, जो बताएगी कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है। तो कोई भी प्रॉफिट और गेन जो कि अराइज हो रहा है, फ्रॉम ट्रांसफर, अगर हम किसी भी ट्रांसफर ऑफ व्हाट बेटा? कैपिटल एसेट। मतलब अगर हमारी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है तो हमको क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन लग जाएगा। अगर कोई एसेट कैपिटल एसेट नहीं है तो क्या कैपिटल गेन नहीं लगेगा? जी हाँ, नहीं लगेगा। ठीक है। अगर कोई जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसफर नहीं है तो क्या कैपिटल गेन नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कैपिटल एसेट भी होना जरूरी है और ट्रांसफर भी होना जरूरी है। शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस साल में आपका ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस साल में आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है कैपिटल एसेट और दूसरा क्या है हमारा? ट्रांसफर। कि कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से जो भी मेरे को प्रॉफिट और लॉस होता है वो टैक्सेबल होता है कहाँ पर? कैपिटल गेन में। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि कैपिटल एसेट जो है वो क्या होती है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन होती है क्या? सेक्शन 214, क्योंकि डेफिनेशन की सेक्शन ही क्या होती है? सेक्शन 2। अब सबसे पहले बोलता है कैपिटल एसेट मींस, कि कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल एसेट मींस में यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी। कि 3 पॉइंट दिए गए कि कैपिटल एसेट का मतलब ये होता है। सबसे पहले क्या बोलता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। यहाँ पर कुछ एक्सक्लूजन बोले हैं क्या? नहीं, सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर कवर कर दिया। सो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी, जो असेसी के पास क्या है? रखी हुई है। ठीक है। हेल्ड बाय, वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ बिजनेस और प्रोफेशन। अब कोई भी एसेट, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या नहीं हो या प्रोफेशन से कनेक्टेड हो, जरूरी नहीं है। आपके पास अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो कैपिटल एसेट है। फिर एक्सेप्शन बाद में बताएगा, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये क्या है? हमारी कैपिटल एसेट। ठीक है। पॉइंट नंबर बी क्या बोलते हैं? एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII, कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। ठीक है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? तो क्या होता है कि जो बाहर के लोग हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो अपने एक इंस्टीट्यूशन बना के इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मैम वो अकेले क्यों नहीं कर रहे, सब मिलके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा जब वो लोग कलेक्टिव आएंगे ना तो हमको लगेगा कि उनके पास पावर ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो हम उनके लिए टैक्स लॉस इजी कर देंगे या उनको क्या बोलते हैं कुछ और बेनिफिट दे देंगे। तो उस वजह से अगर हम लोग को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आना है इंडिया में, FDI और मतलब जो भी पैसा बाहर का इंडिया में चाहिए, तो हम उनके लिए कुछ स्पेशल लॉज या स्पेशल चीजें करेंगे, इसलिए वो लोग मिल के आते हैं। तो अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास कोई भी सिक्योरिटी हो, अब टेक्निकली देखा जाए तो उनकी जो सिक्योरिटी होगी उनके लिए क्या होगी? स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि उनका मेन बिजनेस क्या है? शेयर्स का। तो उनके लिए तो स्टॉक इन ट्रेड हुआ। बट यहाँ पर वो नहीं बोल रहे कि स्टॉक एंड ट्रेड है तो पीजीबीपी में चले जाओ, नहीं, आप यहीं रहो, आपके लिए स्पेशल है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मेरे पास कभी भी ऑप्शन होगा टैक्सेशन का कि मैं पीजीबीपी में जाऊं या फिर मैं कैपिटल गेन में जाऊं, तो मैं एज असेसी कौन से हेड में आना चाहूंगा? ऑब्वियसली बात है कैपिटल गेन, क्योंकि यहाँ टैक्स रेट फिक्स्ड है और कम है। यहाँ पे टैक्स रेट एज लॉन्ग टर्म में 12.5%, शॉर्ट टर्म में 20%। ठीक है। और यहाँ पर क्या है इसका? स्लैब रेट, कि उसके बाद 30% से ऊपर तो लगता ही जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है एज असेसी में हमेशा कौन से उसमें आना चाहूंगा? कैपिटल गेन में आना चाहूंगा। तो अगर मैं किसी को कैपिटल गेन में ला रही हूँ मतलब मैं उसको फायदा देना चाहती हूँ। ठीक है। और मैं दूसरे हेड में भेज रही हूँ मतलब मैं उस इंसान को फायदा नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है।
तो अगर मैं कोई भी सिक्योरिटी को कैपिटल गेन में टैक्सेबल कर रही हूँ, मतलब मैं उसको फायदा देना चाहती हूँ। ठीक है, अब पहला है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, जैसे एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पॉइंट नंबर सी क्या बात करता है, एनी यूलिप। मैम अब यूलिप क्या होता है, तो यूलिप का फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस ले लो, तो लाइफ इंश्योरेंस पूरा का पूरा आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर क्या बोलते हैं अगर टर्म प्लान लिया तो कुछ टाइम पे आपको मिल जाएगा, और अगर टर्म प्लान नहीं है, नॉर्मल प्लान है, तो आप जब डेथ हो गए तो आपको मिल जाएगा। ये एक नया टर्म आया है, ये जो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट में चलता है, जिसको बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो ये कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, किसका, इंश्योरेंस प्लान का और म्यूचुअल फंड का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैंने एक प्लान देखा है जिसमें 20% हिस्सा जो है वो आपके लाइफ इंश्योरेंस पोर्शन में जाता है, और 80% जो है वो आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, दो प्रोडक्ट को कंबाइन करके आपको दिया जा रहा है, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन बना के आपको दिया जा रहा है, जिसको बोलते हैं क्या, यूलिप। इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है। तो क्या मैम ये दोनों अलग अलग काम करेंगे, बिल्कुल, दोनों जैसे अलग अलग काम करते वैसे ही काम करेंगे। हमारे एग्जाम्पल में क्या था, 20% इंश्योरेंस था, 80% म्यूचुअल फंड था। तो 20% जो पैसा है वो इंश्योरेंस की तरह काम करेगा, कि जैसे अगर आपका टर्म प्लान है तो वैसे मिलेगा, और अगर टर्म प्लान नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो आपकी डेथ पे मिल जाएगा। बट जो 80% पैसा है जो मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है, वो बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह चलेगा, और जब चाहोगे तो आप अपना पैसा जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, और जब उसका रिडम्पशन या मेच्योरिटी होगा तो पैसा मिल जाएगा एज पर दी मार्केट, जितना रिटर्न उसमें बना होगा। ठीक है, दैट इज माई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021। ठीक है, टू विच एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D शेल नॉट अप्लाई। तो ये बोल रहे हैं ऐसा यूलिप होना चाहिए जिसको 1010D की एग्जेम्पशन नहीं मिल रही है। मैम 1010D की एग्जेम्पशन क्या होती है, 1010D एक सेक्शन है जो बोलती है कि आपका इंश्योरेंस का मेच्योरिटी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, कि आपका इंश्योरेंस प्लान की मेच्योरिटी एग्जेम्प्ट है अगर आपका जो साल भर का प्रीमियम है वो कहां तक है, अप टू 2.5 लाख। अगर आपका साल भर का प्रीमियम जो है वो 2.5 लाख तक है, तो आपका मेच्योरिटी क्या हो जाएगा, एग्जेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये कब से, ये जो हमारा यूलिप का टैक्सेशन है वो कब से आया, 1 फरवरी 2021 से। क्या 1 फरवरी 2021 से पहले कोई टैक्सेशन नहीं था यूलिप में, नहीं। 1 फरवरी 2021 से पहले यूलिप या किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं थी। 1 फरवरी के बाद बोलते हैं कि अभी से जो भी यूलिप इशू हो रहा है और जिसका प्रीमियम 2.5 लाख तक है, तो वो 1010D में एग्जेम्पशन नहीं है, मतलब 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन है, 2.5 लाख के ऊपर क्या है, मतलब प्रीमियम बढ़ेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, मैम टैक्सेबल कितना अमाउंट होता है, तो बेटा नेट प्रॉफिट, मतलब कि जितना आपको मिलने वाला है एट द एंड, अमाउंट रिसीव लास्ट में होने वाला है, माइनस आपने जितना क्या बोलते हैं प्रीमियम पे किया है पूरे टर्म में, वो माइनस होकर जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कोई भी यूलिप जिसको 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं, मतलब जिसका प्रीमियम 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करता है, चाहे एक यूलिप हो चाहे सब यूलिप मिला के हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल है इसमें, जो अदर सोर्सेज में पढ़ेंगे वहां फोकस करना कि इसका एग्जाम्पल कैसे चेक कर, कि वो बोल रहा है कि कोई भी पॉलिसीज को मिला के अगर उसका प्रीमियम जो है, जो 1 फरवरी 2021 के बाद इशू हुई है, इसका प्रीमियम 2.5 लाख तक है, वो पॉलिसीज एग्जेम्प्ट है। हाँ, कलेक्टिव में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास 5 पॉलिसीज है तो आपको उन पॉलिसीज को कलेक्ट करना है जिनका प्रीमियम मिला के भी 2.5 लाख से आगे नहीं बढ़ रहा है, आप उनके एग्जेम्पशन ले सकते हो, और जो ऊपर वाले जो पॉलिसीज है उस पर आपको टैक्स देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कैपिटल एसेट। 3 कैपिटल एसेट है, एक बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे बिजनेस हो चाहे नहीं हो, बस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो कैपिटल एसेट है। सेकंड बोलता है FII की सिक्योरिटी, क्योंकि भाई ये फॉरेन का पैसा है, हमको चाहिए, तो इसलिए हम इसको कैपिटल एसेट बना रहे हैं। और थर्ड बोलता है यूलिप। यूलिप नया कॉन्सेप्ट है, और सरकार चाहती है कि लोग म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन से बच ना जाए, नहीं तो क्या होगा कि जो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहा है डायरेक्टली, उसको क्या बोलते हैं एग्जेम्पशन, म्यूचुअल फंड में मतलब इन्वेस्ट कर रहा है उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलती थी, और जो यूलिप में करता था उसको मिल जाएगी, तो इसलिए सरकार ने दिमाग लगा और यूलिप के अंदर टैक्सेशन ले आया। ठीक है, बट एक चीज आप ध्यान रख सकते हो कि म्यूचुअल फंड में आपको 2.5 लाख तक का कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, बट यहाँ पर है कि आपका 2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो आपका यूलिप एग्जाम है, दिस यू कैन प्लान। अब नेक्स्ट बात करता है क्या, एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, कि कैपिटल एसेट कौन कौन सी चीजें कैपिटल एसेट नहीं है, तो सबसे पहला बोलते हैं बहुत ही सिंपल सर, क्या, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड
आपका स्टॉक इन ट्रेड क्या कैपिटल एसेट, जो स्टॉक इन ट्रेड है वो क्या कैपिटल एसेट है? नहीं, क्योंकि वो पीजीबीपी में जा रहा है, वो तो स्टॉक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि वो नहीं है। बट जो एफआईएफआई की सिक्योरिटी है जिसको वो रेगुलरली ट्रेड कर रही, वो तो इसके लिए स्टॉक इन ट्रेड थी, तो इसलिए बोल रहा है एक्सक्लूड पॉइंट नंबर बी। तो नॉर्मल लोग का स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन एफआईआई का जो स्टॉक इन ट्रेड है वो उसका कैपिटल एसेट है। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर बी बात करता है मूवेबल पर्सनल एसेट। आपका जो भी मूवेबल पर्सनल एसेट है, जो आप अपने घर में यूज करते हो पर्सनल पर्पस के लिए, आप यूज करते हो, आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, तो आपके घर में एसी, टीवी, फ्रिज या कोई भी चीज अब अगर आप अपने घर की पुरानी बेच देते हो तो वो कैपिटल एसेट नहीं, उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सक्लूड्स। लेकिन ये चीजें अगर आपके घर में है तो ये हमेशा कैपिटल एसेट है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। फर्स्ट अपन लोगों ने पढ़ा कि ऊपर के जो 3 पॉइंट है वो कैपिटल एसेट है। ठीक है, फिर बोलता है कि एक्सेप्शंस ये कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन इसमें भी ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, मतलब ये कैपिटल एसेट है। ठीक है, तो कौन कौन सी बात करता है? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। अगर ये सारी चीजें आपके घर में है और आप इनको बेच देते हो तो कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट है। ठीक है, सो इट इज ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। सो इट इज ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। मैम बार बार क्यों बोल रहे हो? बार बार इसलिए बोल रही हूँ बेटा ताकि आप लोग को याद हो जाए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन लोगों ने पढ़ा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। दूसरा आपका है कि मूवेबल पर्सनल एसेट जो है यूज्ड बाय द असेसी और इज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, ये कैपिटल एसेट नहीं है। बट फॉलोइंग चीजें कैपिटल एसेट है: ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 बात करता है उसके बाद पॉइंट नंबर 3 बात करता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, वो कैपिटल एसेट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। तो आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचोगे, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मैम क्या अर्बन पे लगता है? हाँ, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है, तो उसमें बेचोगे तो लगेगा। प्लस एग्रीकल्चर इनकम वहां पर हो रही है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से, तो वो भी एग्रीकल्चर नहीं है, तो उस पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करता है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। सो बड़े बड़े बैंक में ये स्कीम है कि आप अपना गोल्ड डिपॉजिट कर सकते हो और उस पर कुछ 0.5% पर मंथ तक का इंटरेस्ट कमा सकते हो। तो अगर आप अपने घर पे नहीं रख के बैंक में गोल्ड रखना चाहते हो तो आपका वैल्यू तो अप्रिशिएट हो ही रहा है, प्लस आपको 0.5% तक का गोल्ड पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो उस और आपको एक बॉन्ड दिया जाएगा उसके लिए जब ऐसे आप गोल्ड डिपॉजिट करते हो, तो दैट इज गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है? कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है, दैट इज व्हाट माय डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? रूरल एरिया और अर्बन एरिया की। तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया की डेफिनेशन मैंने एग्रीकल्चर इनकम के साथ इंक्लूड की है, बट अभी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, या रूरल एरिया या अर्बन एरिया क्या होता है। तो रूरल एरिया तो सर बहुत ईजी है। कैसे मैम? बहुत ईजी है। जो अर्बन एरिया नहीं है वो क्या है? रूरल एरिया। अब बात करते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की, कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो क्या होता है। तो कम टू आर एग्रीकल्चर का टॉपिक।
तो यहाँ पर बोल रहा है एनी एरिया विच इज नॉट एन अर्बन एरिया इज रूरल एरिया। तो अर्बन एरिया क्या होता है? अर्बन एरिया मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में अगर आपको एक डेफिनेशन बताइए तो ऐसा कोई भी एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है वो अर्बन एरिया। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? अब अगर आप पहली में नहीं फॉलो करते हो तो एक सेकंड कंडीशन भी है कि बोलते हैं कि जो आपका म्युनिसिपैलिटी है या कैंटोनमेंट बोर्ड है, तो म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड के आसपास का एरिया देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करता है कि अगर म्युनिसिपैलिटी है ये, तो म्युनिसिपैलिटी के 2 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसकी पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज्यादा है तो क्या है? वो अर्बन एरिया है। ठीक है, और अगर 6 किलोमीटर तक का एरिया है, उसकी पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज्यादा है और 8 किलोमीटर तक का पॉपुलेशन, 8 किलोमीटर तक के एरिया में उसकी पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में ये जो है वो क्या बन जाएगा? अर्बन एरिया बन जाएगा। ठीक है, वापस से पॉपुलेशन बोल रहा है बेटा कि आपकी 10,000 से ज्यादा है, यहाँ बोल रहा है कि 1 लाख से ज्यादा है और यहाँ बोल रहा है कि 10 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में वो अर्बन एरिया बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो अर्बन होगा, तो शहर होगा, पॉपुलेशन कम होगी तो गांव होगा। पॉपुलेशन जहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे ज्यादा है। अगर क्वेश्चन आपको 8 किलोमीटर से ऊपर का आता है तो वो एरिया हमेशा क्या है? रूरल एरिया है। मतलब फिर उसमें आपको देखना ही नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी है, अगर 8 किलोमीटर से एक भी एरिया ऊपर है तो आप डायरेक्टली उसको क्या ट्रीट करोगे? रूरल एरिया। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो ही एग्रीकल्चर इनकम है और वो ही एग्जेम्प्ट है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की इनकम जो है वो टैक्सेबल है, और प्लस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड भी टैक्सेबल है, ये भी आपने देख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये, एक सेकेंड। हम्म, तो अब हमारी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कैपिटल गेन लगाने के लिए, दैट इज व्हाट? ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब सबसे पहले लिखा हुआ है वर्ड क्या? सेल। सेल मतलब आपको पता है, एक्सचेंज मतलब अपने गुड्स एक्सचेंज किए हैं तो भी वो क्या है? एक्सचेंज है। रेलिंग्विशमेंट ऑफ एनी एसेट, किसी भी एसेट के ऊपर अपना राइट छोड़ देना, अबेंडन कर देना, अपने घर पे नौकरों को दे देना, दैट इज व्हाट? रेलिंग्विशमेंट ऑफ एसेट। तो वो भी ट्रांसफर है, हाँ, उसमें भी कैपिटल गेन है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, किसी भी एसेट के ऊपर अपना राइट छोड़ देना तो उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, तो वो भी ट्रांसफर है। उसके बाद थर्ड बोलता है कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, कि अगर आपकी एसेट गवर्नमेंट के थ्रू कंपलसरी एक्वायर हो गई तो वो भी क्या है? ट्रांसफर है, उस पर भी कैपिटल गेन है। फोर्थ बोलता है कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई सोना है जिसको आप दुकान खोलते हो तो उसको दुकान में ले जाके रख देते हो, तो कैपिटल एसेट को आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, तो वो भी क्या है? ट्रांसफर है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, अलाउइंग द पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि आप पोजेशन ले लेते हो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो क्या वो ट्रांसफर है? तो बिल्कुल ट्रांसफर है। ठीक है, और कि पार्ट परफॉर्मेंस में अगर पैसा काटने के लिए किसी भी चीज के लिए आप कोई पैसा रिटेन कर लेते हो, एडवांस मनी फॉरफिट कर लेते हो, तो क्या वो ट्रांसफर है? बिल्कुल ट्रांसफर है। वो टैक्सेबल होगा? बिल्कुल टैक्सेबल होगा आपकी मनी। ठीक है, उसके बाद एनी ट्रांजैक्शन लाइक, हाँ, अगर किसी आप सोसाइटी में घर लेते हो और उसमें आपको बाकी सारी फैसिलिटीज भी मिल रही है, वो सब मिल रही है, तो वो भी आएगा। और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, तो ये सारी चीजें क्या है? ट्रांसफर की डेफिनेशन में आती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी? टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट की। ठीक है, अब हम्म, अब
यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। तो हमारे पास कितने टाइप के कैपिटल एसेट है, तो हमने कैपिटल एसेट को 4 तरीके से डिवाइड किया हुआ है बेसिकली। तो सबसे पहला है हमारा कैटेगरी ए, सेकंड है कैटेगरी बी, थर्ड है कैटेगरी सी और फोर्थ है, सॉरी, ए बी सी डी, 4 कैटेगरी, ठीक है। उसमें कैटेगरी ए में कौन सा आता है बेटा, लिस्टेड सिक्योरिटी। कौन सा आता है, लिस्टेड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर लिस्टेड सिक्योरिटी रखा है, बोलते हैं अदर देन यूनिट्स। तो मेजरली सिक्योरिटी में दो ही चीजें होती है, एक होता है क्या, शेयर्स, और दूसरा होता है क्या, यूनिट्स। तो उसने बोलना क्या चाह रहा है, वो लिस्टेड शेयर तो बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है यहाँ पर, लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स। तो क्या हुआ, लिस्टेड शेयर्स ही तो हुआ। तो फर्स्ट कैटेगरी में वो अल्टीमेटली क्या ले रहा है, लिस्टेड शेयर्स ले रहा है, ठीक है। अब यूनिट को फर्स्ट कैटेगरी से बाहर निकाला है, तो यूनिट को सेकंड कैटेगरी में इंक्लूड किया है, क्योंकि लाना तो पड़ेगा ही उसको। तो इसलिए बोला यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट में सबको इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को रखा है सेकंड में, और थर्ड में रखा है जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो शेयर्स को रखा है। हाँ, अगर कंपनी की ओनरशिप आप लेते हो तो आपको शेयर्स मिलते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड की ओनरशिप लेते हो तो आपको यूनिट्स मिलते हैं, और ये तो आपका क्या है, बॉन्ड है, तो बॉन्ड में आपको बॉन्ड मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका है क्या बोलते हैं, लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स। सेकंड आपका यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, सिर्फ 2 यूनिट्स रखे। और थर्ड है आपका क्या, जीरो कूपन बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 22 जुलाई, कि 22 जुलाई तक अगर आपने क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कर दिया एसेट को, देन अगर आपने उस दिन पे, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग एसेट का 1 साल है, मतलब उस दिन तक आपने 1 साल ही होल्ड किया, तो वो क्या है, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। और अगर आपका ट्रांसफर 23 जुलाई या उसके बाद हुआ है, और उसके बाद भी आपने अगर उसको, तो आपको 1 साल ही देखना है कि 1 साल तक अगर आप होल्ड करो तो शॉर्ट टर्म है, और 1 साल से ज्यादा होल्ड करो तो लॉन्ग टर्म है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप 1 ईयर देखोगे, 22 जुलाई से पहले भी, और मतलब 22 जुलाई तक, और 23 जुलाई के बाद भी आप कितना देखोगे, 1 ईयर ही देखोगे, ठीक है। तो ये आपका ए कैटेगरी है। बी कैटेगरी में बोलता है सर लिस्टेड यूनिट्स, तो बचे हुए लिस्टेड यूनिट्स को यहाँ रखा गया। तो फर्स्ट यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को यहाँ रखा गया, और उन लोग को छोड़ के, मतलब इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूटीआई को छोड़ के जो बचे हुए यूनिट्स है, लाइक बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स है जो कि लिस्टेड है, तो वो यहाँ आ जाएंगे। तो कैटेगरी बी में आएगा लिस्टेड यूनिट्स अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, ईओयू एंड यूटीआई। अब अगर इनका ट्रांसफर जो है वो 22 जुलाई तक हो रहा है, तो आप देखोगे कि उनके, अगर उनका ट्रांसफर जो है वो 22 जुलाई तक हो रहा है, ठीक है। तो 22 जुलाई तक ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर वो 3 साल तक में आप शॉर्ट टर्म देखोगे, 3 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म देखोगे, और अगर 23 जुलाई या उसके बाद हो रहा है तो 1 ईयर या उससे ज्यादा देखोगे। मैम 23 जुलाई आपको याद कैसे रखना है, तो अगर आपके आसपास किसी का बर्थडे आता है तो इट्स ओके, अदरवाइज हमारे स्टूडेंट है एक राजश्री, जिनका बर्थडे आता है 23 जुलाई 2000, आता तो जब भी पैदा हुई होगी तब आता होगा, बट ऐसे 23 जुलाई को आता है, तो आप ये चेंजेस के लिए याद रख सकते हो 23 जुलाई 2024, ठीक है। कि राजश्री के बर्थडे से पहले तक सब नॉर्मल था, चेंज जो हुआ है वो राजश्री के बर्थडे के बाद हुआ है, ठीक है। तो राजश्री के बर्थडे के बाद चेंज हुआ है, तो टैक्स रेट भी चेंज होगा, काफी सारी चीजें चेंज हुई है। तो पहले जो टाइम लिमिट था कैटेगरी में वो 3 साल था, उससे हटा के उसको 1 साल कर दिया गया। तो कैटेगरी सी है आपका अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके लिए आपका टाइम कितना है सर, 2 साल। और एनी अदर एसेट में राजश्री के बर्थडे से पहले 3 साल था, बर्थडे या दिन या उसके बाद से कितना हो गया, 2 साल। तो पहले था 3 साल, बाद में हो गया कितना, 2 साल, ठीक है। अब तो वो यही बोल रहा है कि बर्थडे से पहले या बर्थडे के बाद जो है वो क्या चेंजेस है। तो कैटेगरी ए जो है आपका ये सब है। कैटेगरी बी में पहले था आपका 3 साल, अभी हो गया 1 साल। कैटेगरी सी दैट इज अनलिस्टेड शेयर, है ना। तो एक चीज आप ये नोटिस करोगे कि जो लिस्टेड वाला शेयर्स का कोटा है वो इधर कंप्लीट हो गया, वो जो अनलिस्टेड शेयर्स है वो किधर आएंगे, इधर। तो कैटेगरी सी है अनलिस्टेड शेयर और रिमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसके लिए आप कितने याद रखोगे, 2 साल दोनों के लिए। और एनी अदर एसेट में पहले था 3 साल, अभी कितना हो गया, 2 साल, ठीक है। कैटेगरी सी क्या है, अनलिस्टेड शेयर और रिमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद एक चीज और बोलता है कि अगर आपका एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, मतलब एसेट मतलब लैंड, अगर आपके पास मान लो एक घर है, तो इसमें लैंड जो है वो आपने 10 साल पहले खरीदी थी, बिल्डिंग बनवाया आपको 5 महीने हुए, ठीक है। तो लैंड हो गया लॉन्ग टर्म और बिल्डिंग हो गया शॉर्ट टर्म। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कैपिटल एसेट है जिसमें आधा पार्ट लॉन्ग टर्म है आधा शॉर्ट टर्म है, तो आप दोनों को अलग अलग कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है।
उसके बाद एक चीज मुझे आप लोग को पढ़ानी थी, चलो डायरेक्टली लिख के पढ़ा देते हैं। यहाँ पे अभी अपन इसका ले रहे हैं क्या, कैपिटल गेन। ठीक है, क्या इसको मैं वो कर दूं ब्लैक, यस। अब कैपिटल गेन के अंदर अपन बात करेंगे सर किसकी, कैपिटल एसेट की। तो दो टाइप के कैपिटल एसेट होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और शॉर्ट टर्म को बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन चाहते हैं तो ये सिर्फ दो ही सेक्शन में होता है, एक होता है सेक्शन 112A में, एक होता है सेक्शन 112। और 111A का सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी टैक्सेशन सिर्फ दो ही सेक्शन में होता है, एक होता है आपका 111A में और दूसरा होता है आपका अदर्स। ठीक है, तो ये हमारा वो है। अब जो ये 112 है ना, इसमें भी रेट, राजश्री का बर्थडे याद है कि 23 जुलाई से पहले, और राजश्री का बर्थडे 23 जुलाई को, तो बर्थडे से पहले रेट कुछ और था, बर्थडे के बाद रेट जो है वो बदल गया। तो बर्थडे से पहले जो उसका रेट था वो था 10% अबव 1,25,000। मैम 1,25,000 तक टैक्स नहीं लगता था, हाँ नहीं लगता था। अब बर्थडे के बाद उसका हो गया है 12.5% अबव 1,25,000। ठीक है, अब सबका रेट बदला है क्या, मैम बिल्कुल बदला है। तो बर्थडे से पहले था रेट 20%, उसके बाद हो गया क्या 12.5%। 111A में बर्थडे से पहले था रेट कम 15%, लेकिन इसका बढ़ के हो गया कितना 20%। एक चीज नहीं बदली, क्या, अदर्स का स्लैब रेट, तो वो उतना ही है। ठीक है, अब वापस समझना, क्या लॉन्ग टर्म को सिर्फ दो तरीके से टैक्स किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके से टैक्स किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो 112 है ना, 10% अबव 1,25,000, तो जो 112A है, तो ये किसके लिए सर, ये मोटा माटी अब समझ लो लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए, मोटा माटी किसके लिए, लिस्टेड सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो 112A है वो मोटा माटी लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए, तो ये दोनों के लिए लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, हाँ, वो जो 112A का टैक्सेशन है वो किसके लिए, लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए। और लिस्टेड सिक्योरिटी में अगर शॉर्ट टर्म हो गया तो फिर आपका क्या लगेगा, 111। अब अगर लिस्टेड सिक्योरिटी को छोड़ के बचा हमारा घर, लैंड, बिल्डिंग, अदर ज्वेलरी, अदर कैपिटल एसेट, उसमें किसमें कैसे टैक्स लगेगा, 112 के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो 112A लगता है लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए, और 112 लगता है किसके लिए, अदर्स के लिए। और 111A भी किसके लिए लगता है, लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए, बट वो किसके लिए लगता है, शॉर्ट टर्म वाले गेन के लिए। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो किस में जाएगा, अदर्स में जाएगा। इसका जो टैक्स रेट है वो क्या है, ये। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, नाउ कम टू योर शेडो, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन एक अपन अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर सेक्शन 48 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन आप कैसे निकालते हो। और एक चीज ध्यान रखना, आपको सेक्शन ध्यान रखनी, ये वाली सेक्शन 48 है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, और सेक्शन 45 क्या था, चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, क्या बोलता है सर यहाँ पर, कि सबसे पहले बोला हुआ है क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफपीओसी। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब क्या है, सेल वैल्यू, कि जो सेल वैल्यू वो आपको लेना है एफपीओसी में, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, जो भी आपके ब्रोकरेज लगे वो माइनस कर दोगे, तो आ जाएगा क्या, नेट कंसीडरेशन, मतलब नेट सेल वैल्यू। ठीक है, फिर आप माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या है, मेरी परचेज। ठीक है, उसके बाद माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब कि मैंने एसेट को इंप्रूव किया जिसमें कोई कैपिटल खर्चा किया है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जैसे कि मेरे पास एक घर था और उसमें एक फ्लोर बिल्डिंग का और ऐड करा दिया है, तो उसको बोलते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर एडिशन हुआ है मेरे एसेट पे, मैंने और खर्चा किया है, तो उसको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर जो भी मेरा गेन आएगा वो तो आएगा लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो वापस यहाँ पर बात करते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एफपीओसी अपन लेते हैं सबसे पहले, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दैट इज माय लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं क्या, इंडेक्सेशन। मैम इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना। तो मैम इन्फ्लेशन को एडजस्ट क्यों कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है ठीक है, बट इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना क्यों है? तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 2000 में, आज से 25 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब उस टाइम खरीदी थी वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ 20,000 में, 20,000 में एक लैंड खरीदी थी। आज के डेट में 25 साल बाद उस लैंड की जो वैल्यू है वो है 10 करोड़ रुपए। 20,000 की लैंड आज की डेट पे क्या है, 10 करोड़। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं इंडेक्सेशन नहीं करती हूँ, मतलब उस 20,000 की वैल्यू को आज की डेट पे कन्वर्ट नहीं करती हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरे को सीधा सीधा 10 करोड़ की सेल वैल्यू, परचेज है 20,000 का, 9 करोड़ 80 लाख नहीं 9 करोड़, हाँ 9 करोड़ नहीं 9 करोड़ 99 लाख, हाँ सॉरी, हाँ 9 करोड़ 99 लाख 80,000 पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो बात नहीं, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है। 9 करोड़ 99 लाख 80,000 पे उनको टैक्स लग जाएगा, विच इज वेरी अनफेयर। कि भाई वो तो 25 साल पहले खरीदी थी ना, वो सरकार इसलिए आपको एक फायदा देती है कि आप जो है वो 20,000 की वैल्यू को आज की डेट पे कंसिडर, मतलब क्या वैल्यू जो है वो उसको आज की डेट पे क्या बोलते ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 20,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 363, तो कितना हो गया आपका, आया तो 72,600, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो वापस से कर लेते हैं, 20,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 363, 72,600 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आया है, तो 72,600 आप माइनस करोगे 10 करोड़ से, आपका नेट आंसर जो है वो आ जाएगा। और इंडेक्सेशन जो है वैल्यूज को बेसिकली रिवाइज करके आज के डेट में उसकी वैल्यू जो है वो लेके आता है। ठीक है, अब ये मिलता किसमें है सर, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में मिलता है क्या, शॉर्ट टर्म में मिलता है? नहीं मिलता। अवेलेबल किस में है, सिर्फ और सिर्फ 112 एसेट के लिए, 112 के लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं। लॉन्ग टर्म में भी सिर्फ 112 वाला, और जिसका ट्रांसफर हुआ है 22 जुलाई 2024 तक। ठीक है, तो वो तो ठीक है क्योंकि 22 जुलाई से 22 जुलाई तक आपको ये फायदा मिल रहा है। उसके बाद निर्मला सीतारमन जी ने ये भी ले लिया। ठीक है, इसके बाद बोलती सीधा 10 करोड़ माइनस 20,000 जितने में उतने में टैक्स भरो करके। ठीक है, तो 22 जुलाई तक ये फायदा है, और ये बोलते हैं कि अवेलेबल कुछ कुछ है क्लॉजेस जो आपको हेल्प करते हैं बेनिफिट देने के लिए, तो वो यहाँ पर जो है वो है। तो यहाँ पर क्या बोलता है ये कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो सीआईआई ऑफ द ट्रांसफर ईयर, तो सीआईआई क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। आपको जो सेल ईयर है उसका लेना है डिवाइडेड बाय परचेज ईयर। अगर आपने कोई एसेट जो है वो 2001 या 02 मतलब 2001 से पहले खरीदी, 1/4/2001 से पहले, तो उसमें आपको 1-2 का ही लेना है, तो आपको 100 ही लेना पड़ेगा आपका जो बेस इंडेक्स है वो, और ट्रांसफर ईयर इंडेक्स इंटू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो आपका ईयर ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर ईयर से लेके जिस साल में इंप्रूवमेंट पहली बार हुआ है उसी साल में आपको लेना है, और ऐसे भी 1/4/2001 से पहले का इंप्रूवमेंट आप कंसिडर नहीं करते हो, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, उसके बाद एक ये नोट है जो क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो है ना मैडम, वो उसी से रिलेट करता है। क्या बोलता है कि अगर आपके पास क्या है, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, क्या है, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2024, कि आपने 1/4/2024 के बाद एक्वायर किया है, या फिर आपके पास मार्केट लिंक डिबेंचर है, या तो आपके पास अनलिस्टेड बॉन्ड्स डिबेंचर्स विच इज ट्रांसफर्ड आफ्टर 23 जुलाई। खरीदा कब है,
1/4/2024 है उसके बाद, और क्या बोलते हैं, और जो उसका ट्रांसफर रिडम्पशन हो रहा है 23 जुलाई 2025 या उसके नहीं सॉरी, ये बोलना चाह रहा है कि ये जो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है वो एक्वायर किया है 1/4/2024 के बाद, मार्केट लिंक डिवेंचर कोई सा भी, और अनलिस्टेड बॉन्ड्स जिसको ट्रांसफर किया 23 जुलाई और उसके बाद, तो वो हमेशा क्या होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होंगे, और बेसिकली उस पर कोई भी आपको वो नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा, तो वैसे ही बॉन्ड्स और डिवेंचर में मिलता भी नहीं, ठीक है। तो बस वही बोलना चाह रहे हैं कि वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा तो उसका टैक्स रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी 15 से 20% हो गया। तो कुछ कुछ चीजों को जबरदस्ती शॉर्ट टर्म बनाया जाए ताकि आपसे टैक्स ज्यादा चाहिए सरकार को, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, हाँ समझ समझ, ठीक है। कोई भी चीज शॉर्ट टर्म बन रही है, उस सरकार को टैक्स ज्यादा चाहिए। कोई भी चीज कैपिटल एसेट से हट के चल जा रही है दूसरे एंड में, सरकार को टैक्स ज्यादा चाहिए। सरकार क्या कर रही है बेसिकली कि उन चीजों पे टैक्सेशन लाने की कोशिश कर रही है जिसका जनरल पब्लिक को आइडिया नहीं है, ठीक है। बट आप ये स्टूडेंट्स हो तो आप समझ सकते हो, जैसे कि बायबैक में क्या किया उन्होंने, जबरदस्ती फॉर नो रीजन जो चीज कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो रही थी, अब उसको डिविडेंड के तौर पे किया जा रहा है। हाँ, लोग ये भी कर रहे हैं कि अब बायबैक के थ्रू कर रहे हैं, और फिर बायबैक का क्या बोलते हैं टैक्स नहीं, मतलब पहले क्या कर रहे थे, डिविडेंड को कैपिटल गेन में ला रहे थे बायबैक के थ्रू, और फिर उसमें कम टैक्स लग रहा था लीगल तरीके से, और अदर सोर्सेस में नहीं दिखा रहे थे, मतलब अदर सोर्सेस का तो कोई बात ही नहीं होता। अब उसको डीम डिविडेंड बना दिया, अब चाहेगा वो अदर सोर्सेज में स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। तो ऐसी-ऐसी चीज़ों पे टैक्सेशन लाया जा रहा है, ऐसी-ऐसी चीज़ों में जिसपे जो जनरल पब्लिक को जब बजट आते हैं तो दिखता क्या है? सिर्फ-सिर्फ दिखता है आपको रिबेट, स्लैब रेट, इससे ज़्यादा तो किसी को कुछ समझ आता नहीं है। रिबेट भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ही बना देते हैं, इतने तक नहीं लगेगा। चलो ठीक है, जो भी उनका माइंडसेट है, जो भी समझ आता है। तो दिखता बस वही है, ठीक है? और लॉन्ग टर्म में रेट कम किया तो वो कंसिडर किया, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लोगों को कैपिटल गेन की समझ भी है, तो वो यहाँ पर कंसिडर हो गया। उसके अलावा किसी कुछ किसी के भेजे में नहीं घुसता, और ये सब कोई देखता भी नहीं है कि इसका टैक्सेशन यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो बेसिकली फिर बनाए जाओ लॉज़ उसके अलावा कहीं पर भी। और सरकार अभी खेल किस पे रही है, रिबेट में और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में, क्योंकि उसको पता है कि नॉर्मल पब्लिक को क्या समझ आता है। उसके बाद ये सब कहीं जाके नहीं बोलना है, ठीक है? अब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो ये सरकार का इंडेक्स है जो आपको यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अलग-अलग केसेस में अलग-अलग आपको लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है सर वो कौन सा है, जनरल केस। जनरल केस क्या बोलता है कि अगर आपने कैपिटल एसेट एक्वायर की है बिफोर 1/4/2001, सी अगर मैं कोई भी ईयर बोलती हूँ 2001, तो आपको उसका 1 अप्रैल ही समझना है, ठीक है। मैं बोलूंगी 2001 से पहले, मतलब आपको समझना है कि 1/4/2001 से पहले, ठीक है। मैं अगर कोई भी ईयर बोल रही हूँ, डेट नहीं लगा रही हूँ, मतलब आपको 1 अप्रैल डीम डेट लेनी है। अब तो अगर आपने एसेट ट्रांसफर की है बिफोर 1/4/2001, 2001 से पहले ट्रांसफर किया, तो आप लोगे एक्चुअल जो आपकी कॉस्ट है और फेयर मार्केट वैल्यू एज एन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। और अगर आपने 1/4/2001 के बाद परचेज किया तो आपकी जो एक्चुअल परचेज प्राइस है वो ले लोगे, ठीक है। अब फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, कि अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने 1/4/2001 से पहले एक्वायर की थी, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती उस दिन की, ठीक है। तो वही बात की जा रही है। उसके बाद सेकंड बात करते हैं किसकी, इंटेंजिबल एसेट्स की। पहले आपने पढ़ा क्या, जनरल केस, फिर आप पढ़ते हो क्या, इंटेंजिबल एसेट का केस। क्या बात करता है कि इंटेंजिबल एसेट अगर सेल्फ जनरेटेड है तो आप क्या लोगे, नील, और अगर परचेज्ड है तो आप क्या लोगे, परचेज प्राइस, ठीक है। और उसके बाद इसको हटा देना और यहाँ पर लिखना गुडविल इज नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, इज नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। गुडविल जो है वो डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, बोनस शेयर और सिक्योरिटी की। 2001 से पहले आपको मिला है तो फेयर मार्केट वैल्यू लेनी, और उसके बाद मिला है तो आपको निल लेना है। दिस इज आर थर्ड एसेट। पहला था हमारा जनरल केस, जिसमें आप अगर आप एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर करते हो तो आपको लेना है एक्चुअल जो उसका परचेज प्राइस है और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर। 2001 के बाद एक्वायर करते हो उस दिन या उसके बाद, तो फिर आपको लेनी है एक्चुअल परचेज प्राइस। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को 1/4/2001 से पहले परचेज किया है तो उस केस में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। सेकंड बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट। परचेज्ड है तो परचेज प्राइस, सेल्फ जनरेटेड है तो निल।
बोनस शेयर एंड सिक्योरिटी 2001 से पहले लिया है तो फेयर मार्केट वैल्यू, 2001 के बाद लिया है तो निल। राइट शेयर एंड सिक्योरिटी, राइट शेयर पता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको एक मौका दिया जा रहा है कि आप पहले शेयर्स खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, ठीक है, एट अ डिस्काउंटेड रेट, इज कॉल्ड एज राइट शेयर, ठीक है। अब अगर शेयर होल्डर वो राइट एक्वायर कर लेते हैं तो वो बाय वाली पोजीशन में तो कैपिटल गेन ऐसे भी नहीं लगेगा और वो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन वो क्या कर देते हैं, राइट को रिनाउंस कर देते हैं, मतलब अपना जो शेयर खरीदने का हक है उसका डिस्काउंटेड रेट में वो किसी और को बेच देता है। तो जो भी उसको पैसा मिलता है ना उसको अपन बोलते हैं क्या, रिनाउंसमेंट प्राइस, जो कि अपन टैक्सेबल करते हैं एफपीओसी में, ठीक है। उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है ना सर वो हमेशा क्या रहेगी, निल रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज नील, और कैपिटल गेन जो है वो हमेशा क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफर डेट से लेकर अनाउंसमेंट डेट तक आपको रखना है, ठीक है। तो ये आपका सेलर का केस हो गया रिनाउंसमेंट के केस में। और बायर के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो जितना प्राइस उसने कंपनी को पे किया प्लस जितना वो रिनाउंसमेंट के लिए सेलर को पे कर रहा है उतना जो है वो यहाँ पर दोनों का ऐड करके टैक्सेबल मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा किसके लिए, बायर के लिए। तो दिस इज आर राइट शेयर एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास 4 ही केस है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के, तो ये और ये और ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटेंजिबल एसेट में होता है निल, क्यों, तो इनटेंजिबल एसेट में क्या गुडविल के ऊपर फ्लोर बनवा दोगे क्या, कि कैसे इंप्रूव करोगे, इनटेंजिबल एसेट को इंप्रूव नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इनटेंजिबल एसेट जो है उसका इंप्रूवमेंट क्या है, निल। और अदर एसेट में क्या लोगे आप, एक्चुअल कॉस्ट की, अगर आपने बिल्डिंग के ऊपर कुछ बनवा दिया, एक और फ्लोर बनवा दिया, कोई भी चीज टेंजिबल एसेट इंप्रूव की तो वो आपका एक्चुअल कॉस्ट। और इंप्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001, 1/4/2001 से पहले का इंप्रूवमेंट आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, 2001 से पहले का इंप्रूवमेंट इग्नोर करना है, ठीक है। अब आपको पता है सेक्शन 24B क्या है, हाँ, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, रिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी में। तो अगर किसी चीज की रिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में मिल गई है या एटीसी में मिलने वाली है, कहीं पे भी मिलने वाली है, ठीक है, वहां वो मिल चुकी है, तो यहाँ डबल रिडक्शन मिलेगी, नहीं नहीं मिलेगी, सिंपल। तो वो यही बोल रहा है कि अगर किसी चीज की रिडक्शन आपको मिल गई तो वापस रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन दी हुई इंपॉर्टेंट नहीं है वो इतनी, ठीक है। अब अब आ जाओ आपके नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, दैट इज सेक्शन 47, सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो है ना सर वो ट्रांसफर नहीं है, ठीक है। तो मैम ट्रांसफर नहीं है बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफर से क्यों हटा रहे हो, क्यों ट्रांसफर की डेफिनेशन से उसको हटा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ये ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर की डेफिनेशन से अच्छी बात है ना, हट जाए, ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है, समझ आया। सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जो ट्रांसफर नहीं वो कैपिटल गेन भी नहीं, जो कैपिटल एसेट नहीं वो कैपिटल गेन नहीं। तो कुछ ट्रांजैक्शन में सरकार आपको फायदा देना चाहती है, नॉट जेन्युइन केसेस में, मतलब जो है वो आपको एग्जेम्पशन दे रही है कि जेन्युइन केसेस में ही टैक्स लगाना चाहती है, कहने का मतलब ये था, ठीक है। मीन्स नो कैपिटल गेन अराइज इन दी फॉलोइंग केसेस, ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं, जो 4 ट्रांजैक्शन है जो आपको इंपॉर्टेंट और काम के वो याद रखने हैं। सबसे पहला बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, ठीक है। अगर आपके एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है और आपको एसेट मिलती है तो बेसिकली वो आपकी ज्वाइंट फैमिली एसेट थी, परिवार की एसेट थी, बस आपको मिल अभी रही है क्योंकि पार्टीशन अभी हो रहा है, तो उस पर आपको टैक्स लगना भी नहीं चाहिए, इसलिए इसको हटाया गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट विल और इरिवोकेबल ट्रस्ट, ठीक है। आपको इनहेरिटेंस में कोई चीज मिल रही है, विल के अंदर मिल रही है, या इरिवोकेबल ट्रस्ट में मिल रही है। इरिवोकेबल ट्रस्ट मतलब कि जो ट्रस्ट रिवोक नहीं किया जा सकता। आप एसेट किसी को ट्रांसफर हो गई, इंसान वापस नहीं मांग सकता कि नहीं जब मैं चाहूँ तो वापस ले लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, तो दैट इज कॉल्ड एज इरिवोकेबल ट्रस्ट, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, ईसॉप। अगर आपको ईसॉप मिला है मतलब फ्री में शेयर्स मिले हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं शेयर डिबेंचर अलॉट किए गए हैं, तो वो एक्सेप्शन में नहीं आएंगे, ठीक है, ये ट्रांसफर है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर डिबेंचर वारंट जो है वो ट्रांसफर में आएगा, उसको नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ईसॉप के अंदर मिल रहा है तो उसमें टैक्सेबिलिटी आएगी, तो ये बोलना चाह रहे हैं वो। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, ट्रांसफर अंडर अमलगमेशन। तो अमलगमेशन में एक पुरानी कंपनी जो कि नई कंपनी से मर्ज हो जा रही है, तो पुरानी कंपनी ने ऐसे ट्रांसफर करी नई कंपनी को, वो जो नई कंपनी अमलगमेटेड कंपनी है उसको इंडियन कंपनी होना पड़ेगा, तब जाके उसको एग्जाम्पशन मिलेगी, ठीक है।
तो अमलगमेटिंग, पुरानी को बोलते हैं अमलगमेटिंग, नई को बोलते हैं अमलगमेटेड। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी एंड वाइस वर्सा प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, कि 100% होल्डिंग सब्सिडरी होना चाहिए, ऐसा नहीं आधा वादा, नो। और ट्रांसफरी कंपनी जिसको एसेट ट्रांसफर की जा रही वो क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नीचे बोलता है कि अगर आपको सेक्शन 47 का केस अट्रैक्ट हो जाता है, अगर आपको सेक्शन 47 का केस अट्रैक्ट हो जाता है तो उस केस में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, प्रीवियस ओनर। बिल्कुल सही, कि प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लोगे, प्रीवियस ओनर प्लस करंट ओनर। ठीक है। कि अगर पुराने वाले ओनर ने कोई बिल्डिंग बिल्डिंग मतलब आपको फॉर एग्जांपल अपनी एक एसेट है, पहले दादाजी के पास थी, पापा को ट्रांसफर हुई, पापा से आपको ट्रांसफर हो। ठीक है। तो दादाजी ने कोई इंप्रूवमेंट कराया है तो वो भी कंसिडर होगा। ठीक है। बस 2001 के बाद का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और पापा ने कोई कराया तो वो भी, और आप भी इंप्रूवमेंट करा तो वो भी कंसिडर होगा। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की कंसिडर होगी। फॉर एग्जांपल एसेट दादाजी ने खरीदी थी तो वो दादाजी के एसेट कॉस्ट ले लेंगे। ठीक है। और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो भी प्रीवियस ओनर प्लस करंट ओनर, मतलब दादाजी ने खरीदी, दादाजी से लेके आज तक एसेट आपके पास है तो वहां पे आप पीरियड ऑफ होल्डिंग देखोगे कितने साल तक एसेट जो है वो होल्ड है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अगर सेक्शन 47 का केस होता है और उसके बाद आपकी एसेट जो है वो सेल होती है तो आपको ये सब जो है वो लगेगा। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। यस। अब ये वाले पेज के बाद अपन आए अपने थर्ड पेज में, तो ये सेक्शन 47 के सारे ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं जिनको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एक्सेप्शन टू सेक्शन 45 दैट इज चार्जिंग सेक्शन। ठीक है। तो हमारी चार्जिंग सेक्शन क्या है सर, चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45। ठीक है। चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45 जो कि क्या बात करता है कि सर 24-25 है, 24-25 में आपकी एसेट ट्रांसफर हो गई है। ठीक है। 24-25 है, 24-25 में आपकी एसेट जो है वो ट्रांसफर हो गई है, तो बेसिकली 24-25 का टैक्स 24-25 में लगा दो। यही सेक्शन 45 बोलता है ना, कि सेक्शन 45 बोलता है कि 24-25 में अगर आपकी एसेट ट्रांसफर हो गई है तो असेसमेंट ईयर में हमारा क्या है 26-27, तो 26-27 में हम टैक्स लगा देंगे। ठीक है। मतलब टैक्स पेमेंट जो है वो 26-27 में आता है, तो वही असेसमेंट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में एसेट ट्रांसफर हुई तो असेसमेंट ईयर में उसको अपन ले लेंगे कैलकुलेशन में। ठीक है। बेसिकली बात वही चल रही है। बट क्या पैसे वैसे की बात हुई कि पैसा मिला नहीं मिला, नहीं, कि ऐसा कि जिस साल में पैसा मिलेगा, नहीं। अगर एसेट ट्रांसफर हो गई एक बार मतलब ट्रांसफर इस साल में काउंट हो गया। लेकिन ये 4 केसेस है किसके, एक्सेप्शन के, जो कि बात करते हैं कि इन 4 केसेस में ना हमारा ट्रांसफर ईयर अलग होगा और टैक्स ईयर जो है वो अलग होगा। नॉर्मल केस में क्या होता है, ट्रांसफर ईयर और टैक्स ईयर एक ही होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 केस है, एक होता है आपका ट्रांसफर ईयर और एक होता है आपका क्या, टैक्स ईयर। एक होता है ट्रांसफर ईयर, दूसरा होता है आपका क्या, टैक्स ईयर। तो ट्रांसफर ईयर जो है एक होता है आपका ट्रांसफर ईयर, एक होता है टैक्स ईयर, और नॉर्मल केस में दोनों सेम होता है लेकिन एक्सेप्शन के केस में अलग अलग होता है। तो ट्रांसफर ईयर का मतलब जिस साल एसेट आपके पास से जा रही है, तो यहाँ पर लिख रहा है कि ईयर ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो मैम केस क्या है, केस सबसे पहला है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पर जिस साल में एसेट कन्वर्ट हो रही है वो हमारा ट्रांसफर ईयर है, तो ये हमारा क्या है, ट्रांसफर ईयर है, और ये हमारा जो है वो क्या है, टैक्स ईयर है। ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफर ईयर है और ये हमारा टैक्स ईयर है। तो ट्रांसफर ईयर जो है ईयर ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड, कि जिस साल हमारी कैपिटल एसेट जा रही है, जिस साल हमारी कैपिटल एसेट कन्वर्ट हो रही है स्टॉक इन ट्रेड में, तो जो वो वाला साल है कैपिटल स्टॉक कन्वर्ट तुम्हारा ट्रांसफर ईयर है, और जिस साल में हमको एक्चुअली स्टॉक इन ट्रेड बिक जाएगा तो पैसा मिल जाएगा, उस साल में हमको क्या लगेगा, टैक्स लग जाएगा। ठीक है। सेकेंड बात करता है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, सेक्शन 45(5) कि सरकार हमारी एसेट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है और कॉम्पनसेशन देती है। तो क्या सरकार का कॉम्पनसेशन उसी दिन आ जाता, नहीं आता, वो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक है। तो जिस साल में एसेट कंपलसरी एक्वायर होती है वो हमारा एसेट चली गई ट्रांसफर ईयर, जिस साल में पैसा मिला वो हमारा टैक्स ईयर। तो ये 4 केसेस में क्या है,
पैसा जिस साल मिलेगा उस साल में हमको टैक्स लग जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं टैक्स ईयर। उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, कि मेरी एसेट कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, मैंने इंश्योरेंस कराया था, तो जिस साल में मेरे को आग लगी दुकान में, डिस्ट्रक्शन हुआ, नेचुरल कैलामिटी हुई, वो साल मेरा एसेट गई तो वो ट्रांसफर ईयर। जिस साल में मेरे को क्लेम रिसीव हुआ, इंश्योरेंस क्लेम, उस साल में मेरा टैक्स ईयर। अगर इंश्योरेंस क्लेम मान लो रिजेक्ट हो जाता है, मिलता ही नहीं, तो क्या मैम नहीं लगेगा टैक्स? ये एग्जैक्टली नहीं लगेगा। इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो टैक्स लगेगा, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। फिर ईयर इन विच पोजेशन ट्रांसफर्ड, किसके केस में? जेडीए के केस में, कि जिस साल में अगर आपका जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट है। जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट क्या होता है कि आप किसी बिल्डर को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर, एक लैंड ट्रांसफर करते हो अपना, और बोलते हो इसके ऊपर मुझे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करके दो करके, ठीक है। और जिस साल में आपने लैंड ट्रांसफर की वो साल आपका ट्रांसफर ईयर है, और जिस साल में आपको अपना प्रॉपर्टी बन के वापस मिल गया, रीडेवलप हो गए, तो वो हमारा क्या है, क्या बोलते हैं, टैक्स ईयर है। तो जिस साल में अपने को पैसा मिल जाता है, ठीक है, जिस साल में अपना काम, जिस साल में पैसा मिलता है वो हमारा टैक्स ईयर है। और ट्रांसफर ईयर का मतलब जिस साल में हमें एसेट ट्रांसफर हो जाती, चली जाती है हमारे पास से, वो हमारा ट्रांसफर ईयर, ठीक है। ये 4 केसेस है, सेक्शन 45(2), 45(5), 45(1) और 45(5) है। उसके बाद सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे 45(1) है, दैट इज इंश्योरेंस, नहीं स्टार्ट करते हैं 45(2) से, 45(1) से सॉरी, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मान लो कि पहले घर पे रखा था सोना, तो वो मेरा क्या था, कैपिटल एसेट था। अब उस सोने को मैं क्या ला रही हूँ, अपने बिजनेस के अंदर लेके आ रही हूँ, ठीक है। अब उस सोने को मैं अपने बिजनेस के अंदर ला रही हूँ, तो वो मेरा क्या बन गया, स्टॉक इन ट्रेड बन गया। तो जिस साल में मैं अपने बिजनेस में सोना लेके आ रही हूँ, वो मेरा क्या है, ट्रांसफर ईयर। जिस साल में वो सोना बिक जाएगा और पैसा मिल जाएगा, वो क्या है, मेरा टैक्सेबल ईयर। तो मेरे को क्या करना है, जितना मेरा कैपिटल, जितना दिन मेरा कैपिटल एसेट था वो कैपिटल गेन में लगेगा, और जितना दिन क्या बोलते हैं मेरा स्टॉक इन ट्रेड था वो आइटम, वो मेरा पीजीबीपी में टैक्स होगा, ठीक है। तो जिस दिन आप लेते हो क्या, एफवीओसी, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो यहाँ पर कैसे लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरी डेट है, और पहले इस साल में था कैपिटल एसेट, फिर बीच में मैं इसको कन्वर्ट कर दी स्टॉक इन ट्रेड में, और ये जो है वो मेरा सेल ईयर है। दिख रहा है सबको, ठीक है। तो यहां से यहां तक वो कैपिटल एसेट रहा है, येलो वाले पोर्शन तक, तो ये कैसे टैक्सेबल होगा, ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। तो ये वाला जो टाइम है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। फिर यहां से यहां तक वो क्या है, पीजीबीपी, स्टॉक इन ट्रेड रहा है, तो ये वाला टाइम जो है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, वैल्यू का डिफरेंस जो है वो, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं एफपीओसी, एफपीओसी जो कन्वर्जन के डेट की, एफपीओसी जो डेट है वो एफपीओसी बन जाएगा, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू जो कन्वर्जन के डेट की है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो मैंने खरीदा था, कि कैपिटल एसेट है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलूंगी, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग इसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगी। फिर पीजीबीपी में बोल रहा है सेल प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, की एक्चुअल में सेल हुआ है वो, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि एफएमवी तक का टैक्स तो मैं पहले में दे रही हूँ ना कैपिटल गेन में, तो एफएमवी वाला यहाँ माइनस कर देंगे, और बच जाएगा, जो बन जाएगा क्या, पीजीबीपी। इसको लिखना पीजीबीपी, नॉट कैपिटल गेन, ये हमारा क्या है, पीजीबीपी। अब हम क्लियर। उसके बाद अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई अमाउंट रिकॉर्डेड है तो वो क्या है, इररेलेवेंट है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मान लो पार्ट स्टॉक इन ट्रेड बिका, तो सिर्फ पार्ट कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, कि सर वो क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं किसका, स्टॉक इन ट्रेड का। तो स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कैपिटल एसेट में। तो स्टॉक इन ट्रेड अगर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये एक्सेप्शन नहीं है, इस चीज को समझना कि कैपिटल एसेट है और स्टॉक इन ट्रेड है। अगर मैं कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना रही हूँ, तो मेरे घर की जो एसेट है उसको मैं दुकान लेके जा रही हूँ, तो दुकान का बिजनेस बढ़ रहा है, ये चीज समझना, जब बिजनेस बढ़ेगा तो वो एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन एक फायदा है, क्योंकि आपका टैक्सेशन जो है वो डिले हो रहा है। तो जब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में जा रही, मतलब स्टॉक बढ़ रहा है, मतलब बिजनेस बढ़ रहा है, तो ये एक्सेप्शन है। और ये एक्सेप्शन कैसे, 45(1)(a) के हिसाब से। लेकिन जब स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट बन रहा है, घर आ रहा है, दुकान से स्टॉक घर आ रहा है, तो क्या है, क्या आपका बिजनेस बढ़ रहा है, नहीं। क्या सरकार को फायदा हो रहा है, नहीं। तो क्या ये एक्सेप्शन है, नहीं। तो ये एक्सेप्शन नहीं है, तो ये एक्सेप्शन नहीं है, तो ये नॉर्मल तरीके से टैक्स लगेगा। नॉर्मल तरीके से टैक्स लगेगा, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक इन ट्रेड, जितने दिन ये स्टॉक इन ट्रेड था टैक्सेबल होगा पीजीबी में, जितने दिन ये कैपिटल गेन था ये टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन। बट ये कन्वर्जन जो है वो टैक्सेबल होगा, मतलब
इस दिन यहाँ पर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी किसकी, पीजीबीपी की, और यहाँ पर इस दिन पे टैक्सेबिलिटी आएगी किसकी, कैपिटल गेन की। बट ऊपर वाले केस में क्या था, ये वाला जो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर क्या हमारा कैपिटल एसेट है, ठीक है, तो कैपिटल एसेट यहाँ पर एक्चुअली में कन्वर्ट हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड में, बट टैक्स कौन से ईयर में लगेगा, ट्रांसफर ईयर में, मतलब जिस साल में एसेट आपकी सेल हो रही है उस साल में टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये जो कैपिटल गेन और पीजीबीपी के अंदर टैक्सेशन आएगा वो कौन से ईयर में आने वाला है, सेल ईयर में आने वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज दिस सेक्शन 45(5) कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सरकार अगर आपकी एसेट को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है तो जिस साल में आपकी एसेट एक्वायर हुई वो कौन सा ईयर है, वो आपका ट्रांसफर ईयर है, ठीक है, और जिस साल में आपको कॉम्पनसेशन रिसीव हो रहा है वो कौन सा ईयर है, टैक्स ईयर है। अब यहाँ पर कॉम्पनसेशन जो होते हैं वो दो टाइप का होता है, एक होता है इनिशियल कॉम्पनसेशन और एक होता है कौन सा, इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो जो इनिशियल कॉम्पनसेशन है, जो इनिशियल कॉम्पनसेशन है वो कैसे टैक्सेबल होता है, तो वो टैक्सेबल होता है आपका टैक्सेबल इन व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव। मतलब अगर आपका टोटल कॉम्पनसेशन 2 करोड़ का भी है और आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलती है 5 लाख की, तो जिस साल में आपको 5 लाख मिल रहा है उस साल में आपका पूरा 2 करोड़ का जो कॉम्पनसेशन है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल कॉम्पनसेशन जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो पूरा का पूरा कॉम्पनसेशन पहली बार में टैक्सेबल हो जाएगा। और इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन कैसे टैक्सेबल होता है, तो वो टैक्सेबल होता है एज एंड व्हेन रिसीव, कि आपका जब जब मिलता जाएगा वैसे वैसे टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल कॉम्पनसेशन में आप एफपीओसी क्या लोगे, एफपीओसी लोगे जो आपका पूरा कॉम्पनसेशन का अमाउंट है वो। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप इनिशियल में माइनस कर दोगे और कैपिटल गेन आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन की। तो इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन जो है उसके अंदर आप तो जो आपका एफपीओसी है, जो कॉम्पनसेशन मिला है वो आपका एफपीओसी, ठीक है, माइनस लिटिगेशन एक्सपेंसेस। तो जो भी आपका कोर्ट कचहरी का खर्चा लगा है वो लिटिगेशन एक्सपेंस के अंदर माइनस हो जाएगा। बट एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट का जो कॉस्ट है, एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट का जो कॉस्ट है, क्या यहाँ पर वो माइनस होगा, नहीं, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी माइनस हो चुका है ना, तो ये वापस से माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी आपका आएगा वो आएगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है वो नोट है, वो क्या बोलते हैं कि कॉम्पनसेशन अगर सर आपको इंट्रीम ऑर्डर ऑफ कोर्ट से मिल रहा है, तो कोर्ट का जो ऑर्डर है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है फाइनल ऑर्डर, एक होता है इंट्रीम ऑर्डर, ठीक है। अब जो फाइनल ऑर्डर है वो तो फाइनल ऑर्डर में मिल गया, टैक्सेबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इंट्रीम ऑर्डर पास हुआ, फाइनल ऑर्डर आना बाकी है, तो आपको अगर और कॉम्पनसेशन मिला है ड्यू टू इंट्रीम ऑर्डर, तो जिस साल में आपका फाइनल ऑर्डर पास होगा उस साल में वो कॉम्पनसेशन टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लेट कॉम्पनसेशन, कि अगर आपको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट मिल रहा है लेट कॉम्पनसेशन की वजह से, तो वो जो आपका इंटरेस्ट है उस वो टैक्सेबल होगा कहां पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है। उसमें माइनस करोगे 50% रिडक्शन माइनस हो जाता है तो आपका आ जाएगा इंटरेस्ट टैक्सेबल। और कॉम्पनसेशन अगर फॉर एग्जांपल इनिशियल कॉम्पनसेशन बाद में रिड्यूस हो जाता है, पहले टैक्सेबल कर लेते हो और 2-4 बार बाद इनिशियल रिड्यूस हो जाता है, तो फिर बाद में अपन उसको इफेक्ट दे देंगे और आपको टैक्स का रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। और दिस इज व्हाट योर कॉम्पनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन देयर अंडर एनी लॉ। उसके बाद नेक्स्ट बात आता है आपका क्या, सेक्शन 45A दैट इज इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। तो अगर आपका क्या है इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको मिल रहा है, आपकी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गई है, चाहे आंधी हो गया, तूफान आ गया या फिर सुनामी आ गया, कुछ भी आया, आग लग गई है जिसकी वजह से आपकी कैपिटल एसेट क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। अब आपकी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गई है तो आपको क्या बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम मिले तो टैक्सेबिलिटी आएगी। वो जिस साल में एसेट डिस्ट्रॉय हो रही है वो ट्रांसफर ईयर है, जिस साल में आपको पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल ईयर है, मतलब हाँ जिस साल में पैसे में टैक्सेबल। तो जिस साल में आपको जो भी क्लेम मिल रहा है वो आपका एफईओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा।
फिर बात करते हैं सेक्शन 45(5)(a) कैपिटल गेन इन केस ऑफ जेडीए दैट इज जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। ठीक है, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट के केस में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये है मिस्टर ए और ये है क्या, बिल्डर। ठीक है, तो मिस्टर ए के पास क्या है बेटा, एक प्लॉट है जिसने उस जो वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है किसको, बिल्डर को। ठीक है, और बिल्डर जो है वो क्या करेगा, उस क्या बोलते हैं प्लॉट के ऊपर वो घर बना के देगा। तो यहाँ पर केस क्या है कि मिस्टर ए के पास सिर्फ प्लॉट है और प्लॉट के अलावा कोई पैसे नहीं है घर बनवाने के लिए, तो वो प्लॉट बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल उसका प्लॉट जो है वो 100 करोड़ का प्लॉट है। ठीक है, अब सॉरी 100 एकड़ का प्लॉट है 100 एकड़ का प्लॉट है। अब तो क्या बोलता है वो बिल्डर को कि 50 एकड़ तुम ले लो प्लॉट का, और उसके बाद जो 50 में मेरे को कंस्ट्रक्शन दे दो, और मैं एज ए लैंड तुमको 50 एकड़ कंसिडरेशन देना चाहता हूँ फॉर बिल्डिंग अप माई बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डर बोलता है ठीक है हमको कोई दिक्कत नहीं, हम लैंड भी ले लेंगे। तो बिल्डर है वो अपना घर 50 एकड़ में बना के किसको दे देता है, मिस्टर ए को दे देता है। तो जिस साल में मिस्टर ए ने बिल्डर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, वो क्या है, ट्रांसफर ईयर। जिस साल में बिल्डर से वापस बिल्डिंग बन के आ गई वो क्या है आपका, टैक्स ईयर। तो वो जो है वो आपका कौन से सेक्शन में लगता है, सेक्शन 45(5)(a)। सेक्शन 45(5)(a) में आपको टैक्स लगेगा जिस साल में बिल्डर से बिल्डिंग बन के आई, तो वो उसको कंसिडर कैसे किया जाता है, तो उसमें आपको देखना होता है एक इवेंट दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कि क्या घर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं मिला है। अगर घर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस साल में मिलता है उसी साल में आपको टैक्स लगता है। अब फेयर मार्केट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप क्या लोगे, तो आप लोगे जो आपकी एसडीवी है उस दिन की प्रॉपर्टी की प्लस कैश रिसीव, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपने दिया है उसको माइनस कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज व्हाट 45(5)(a)। तो 4 तरीके का है, 45(2), 45(5), 45(1) या 45(5)(a). उसके बाद कुछ एफवीओसी के प्रोविजंस है जो कि बहुत क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंट है, और इस पे इंडिविजुअल नहीं बट ये मिला के क्वेश्चन आते हैं, और जो रिलेट करता है किससे, एफवीओसी से। तो कौन सी डेट में आप एसडीवी को एफपीओसी ट्रीट करोगे, ये प्रोविजन किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। बोलता है कि कुछ केसेस में आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही क्या लेना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है। ठीक है, सेक्शन कौन सी है सर, सेक्शन है 50C। यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्या, सेक्शन 50C। ठीक है, 50C बोलता है एसडीवी टू बी ट्रीटेड एज एफपीओसी। तो ठीक है मैडम, प्रोविजन क्या बोलता है, प्रोविजन बोलता है कि नॉर्मली आपका सेल कंसिडरेशन ही क्या है, एफईओसी, जो अब तक अभी तक पढ़ के आ रहा है। ठीक है, बट अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है किससे, सेल कंसिडरेशन से। कितने सेल कंसिडरेशन से, कि 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन से भी ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। मतलब आप क्या करो, जबरदस्ती सेल प्राइस को कम करके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या टैक्स को कम करना चाह रहे थे। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी तो कर नहीं सकते बट टैक्स को कम करना चाह रहे थे, तो सरकार के पास दिमाग है, सरकार ने बोला हम ये होने नहीं देंगे, कि अगर आप कम करते हो मतलब, तो सरकार बोलती नहीं हम एसडीवी को ही क्या मानेंगे, एफईओसी। तो अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके सेल कंसिडरेशन के 110% से भी ज्यादा है तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी। ठीक है, अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए क्या होता है कि आपको लगता है कि सरकार की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इतना तो मैं प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं है, तो आप या फिर आपके एप्लीकेशन पे एओ जो है वो केस ट्रांसफर कर सकता है किसको, वैल्यूएशन ऑफिसर को। अब वैल्यूएशन ऑफिसर एसडीवी असरटेन करेगा, तो एसडीवी आपकी पुरानी एसडीवी से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो अगर आपकी पुरानी एसडीवी से ज्यादा है तो एक तो बोलोगे तुम काम ही बिगड़ गया, साला जो था उससे उल्टा हो गया, वैल्यूएशन के लिए केस ही नहीं भेजोगे। लेकिन अगर कम होती है तो बच्चा है फायदा, आप वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो अब कम होगी तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू लोगे, ज्यादा होगी तो उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब स्टैम्प ड्यूटी मैम लेना कौन सी डेट की है, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। किसकी लोगे आप, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नॉर्मली आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर आपका डेट ऑफ अग्रीमेंट, पहले आपने अग्रीमेंट बना लिया और बाद में रजिस्टर किया प्रॉपर्टी को, तो आपका डेट ऑफ अग्रीमेंट पहले और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाद में है। तो उस केस में अगर फॉर एग्जाम्पल बोला क्या रजिस्ट्रेशन की लेना है, लेकिन अब अग्रीमेंट में कम है तो आप अग्रीमेंट की डेट की ले सकते हो। अगर आपने इस दिन तक कोई भी पैसा जो है वो अकाउंट पे चेक या फिर अदर देन कैश मोड में अप्रूव्ड कैश अप्रूव बैंकिंग चैनल से दे दिया है, तो उस केस में आप अग्रीमेंट की वैल्यू भी जो है वो ले सकते हो।
नॉर्मली आपको कब की लेना है, रजिस्ट्रेशन की, अगर दोनों अग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन सेम है। बट अगर आप चाहो तो डेट ऑफ अग्रीमेंट की वैल्यू ले सकते हो, अग्रीमेंट की ले सकते हो, अगर आपने अप्रूव बैंकिंग चैनल्स के थ्रू थोड़ा भी पैसा, 1 रुपए पेमेंट कर दिया तो फिर ले लोगे, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि डेट ऑफ अग्रीमेंट की वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 50C खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 50CA, दैट इज FMV टू बी ट्रीटेड एज FVOC, ठीक है। तो जो आपका अनकोटेड शेयर है, ठीक है, मतलब अनलिस्टेड शेयर, तो उस केस में बोलता है कि आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसी को आपको क्या लेना है, FVOC लेना है। मैम लिस्टेड शेयर के केस में तो ऐसे भी स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से चलता है, ठीक है। 50D बोलता है सेल कंसिडरेशन नॉट असर्टेनेबल, कि अगर आप सेल कंसिडरेशन को असर्टेन आपको नहीं पता तो आप क्या लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू ले लोगे। और 51 बोलता है एडवांस मनी फॉरफिटेड, कि अगर आपने कोई पैसा जब्त कर लिया है किसी का, ठीक है, किसी ट्रांजैक्शन में, और आपने जब्ती की है 2014 से पहले, मतलब 1/4/2014 से पहले जब्त किया है, तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस करना है बिफोर इंडेक्सेशन, कि इंडेक्सेशन करने से पहले आपको माइनस करना है एडवांस मनी फॉरफिटेड, और 2014 के बाद किया है तो उस केस में टैक्सेबल अंडर IFOS, कि 1/4/2014 के बाद किया है तो टैक्सेबल अंडर IFOS, ठीक है। तो ये हमारे 4 सेक्शन है, बहुत ही इजी, 50C, 115UA और नहीं 50CA, 50D और 51, ठीक है। इसका रूल है 115UA, क्या निकालने का, फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का, कैसे निकालते हैं। उसके 50AA अपन पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट पेज में, तो ये हमारा हो चुका है। एक ही बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, ठीक है। ये बहुत जगह काम आता है आपकी सेक्शन। क्या बात करती है सर, कि अगर आपके पास कोई डेप्रिशिएबल एसेट है आपके बिजनेस में और उसको आप सेल कर देते हो तो कैपिटल गेन लगेगा, भाई डेप्रिशिएबल एसेट की कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन अब मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूंगी, डेप्रिशिएबल एसेट की, तो आप लोगे WDV ऑफ द ब्लॉक, कोई जरूरत नहीं इंडेक्सेशन करने की, ज्यादा दिमाग लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो ही आप WDV होगा, वो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते हो। और कैपिटल गेन हमेशा क्या होगा, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब आपको जो रेट है, जो ज्यादा वाला रेट है वो टैक्स पे करना है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म होगा। और नो इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल, कि आपको कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, WDV ऑफ एसेट, कैपिटल गेन ऑलवेज शॉर्ट टर्म, और इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो अवेलेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है जिसको बोलते हैं क्या, 50B। 50B का मतलब क्या है, 50B जो सेक्शन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्लम सेल। स्लम सेल में क्या होता है, स्लम सेल में जब आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस उठा के बेच देते हो, ठीक है। स्लम सेल का मतलब है कि आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस उठा के बेच देते हो और आपको नहीं पता कि इंडिविजुअल एसेट की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारी मशीन्स है और क्या बोलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको इंडिविजुअल हर एक चीज का प्राइस नहीं पता, बट आपने पूरी फैक्ट्री बेच दी 5 करोड़ में, तो उसका टैक्सेशन डील होगा स्लम सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगा, तो कैलकुलेशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू 1 और फेयर मार्केट वैल्यू 2, मतलब दो फेयर मार्केट वैल्यू निकालना है, फेयर मार्केट वैल्यू 1 और 2 दोनों में से जो भी हायर होगी वो आपकी क्या होगी सर, FVOC। तो ये पता कैसे लगेगा, ये निकालना है आपको नोट नंबर 1 के हिसाब से दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है नोट नंबर 1। फिर ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करोगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बदले आपको माइनस करना होता है नेटवर्थ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होती, यहाँ पर होता है नेटवर्थ पूरे ब्लॉक का, वो आप नोट नंबर 2 के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। और इसको नोट नंबर 2 ये माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। मैम अब पता कैसे चलेगा कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, एसेट तो अलग अलग है, कुछ 2 महीने पहले खरीदोगे, कुछ 10 साल पहले खरीदा होगा, कुछ कभी भी खरीदा होगा। तो यहाँ पर आप चेक करते हो पीरियड ऑफ होल्डिंग, कि आपकी एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन कितने साल पुराना है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 साल से ज्यादा पुराना है, 3 साल तक शॉर्ट टर्म कंसिडर करना है, और 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कंसिडर करना है, ठीक है। तो पूरे कैपिटल गेन को ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ से चेक किया जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नोट नंबर 1, फेयर मार्केट वैल्यू 1 एंड फेयर मार्केट वैल्यू 2। अब फेयर मार्केट वैल्यू 1 तो मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ, उसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कैपिटल एसेट जो आपकी स्लम सेल में ट्रांसफर हुई है उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। तो टोटल एसेट जो आपकी ट्रांसफर हो रही है
उसका फेयर मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग लाइबिलिटी और माइनस लाइबिलिटी को माइनस करने के बाद बेसिकली नेट कैपिटल एसेट कितनी ट्रांसफर हो रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, वो फेयर मार्केट वैल्यू 1। फेयर मार्केट वैल्यू 2 जो है, 2 है आपकी कितना पैसा आपको मिल रहा है अपने बिजनेस बेचने पे, मैं बिजनेस बेच रही हूँ, मेरे को पैसा कितना मिल रहा है, तो जितना मेरा कैपिटल एसेट का वैल्यू है 1 या फिर कितना पैसा मिल रहा है 2, विच एवर इज हायर मेरा एफपीओ से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है एफएमवी 1 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की आप क्या लोगे बेटा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। शेयर्स एंड सिक्योरिटी में आप क्या लोगे, क्या, फेयर मार्केट वैल्यू। ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क में आप क्या लोगे, ओपन मार्केट वैल्यू। अदर एसेट में आप क्या लोगे, बुक वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, 4 टाइप के एसेट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या लोगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। शेयर सिक्योरिटी में फेयर मार्केट वैल्यू। ज्वेलरी और आर्टिस्टिक वर्क में ओपन मार्केट वैल्यू। आर्टिस्टिक वर्क मतलब वही ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये सब। अदर एसेट में आप क्या लोगे, बुक वैल्यू एज पर कंपनीज एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट की नहीं लेना, याद रखना है आपको, किसके हिसाब से लेना है, कंपनीज एक्ट के हिसाब। तो टोटल एसेट आ गया। फिर माइनस होगा क्या, लाइबिलिटीज। तो जितनी भी आपकी बुक वैल्यू है लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी की फेयर मार्केट वैल्यू हो भी नहीं सकती। 5 करोड़ का लोन 5 करोड़ का ही रहेगा, 5 करोड़ का लोन की वैल्यू 10 करोड़ नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एक्सक्लूडिंग पेड अप कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, प्रोविजन, बुक वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटी वो सब ले लेना है। लेकिन आपको पेड अप कैपिटल नहीं लेना है, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना है, और प्रोविजन और अदर थिंग्स जो है वो नहीं लेनी है। ठीक है, वो जो बेसिकली आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है वो माइनस करना है, वो माइनस कर दिए तो आपका आ गया एफएमवी 1। अब एफएमवी 2, एफएमवी 2 बात करता है अमाउंट रिसीव्ड एज सेल कंसिडरेशन, जितना पैसा मिला और जितना कैश में मिला, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर तुमको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई तो उसकी क्या लोगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो कैश की कैश वैल्यू, नॉन मॉनेटरी की फेयर मार्केट वैल्यू, और एचडीवी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो ये आ जाएगा क्या, एफएमवी 2। तो ये आपका हो गया एफएमवी 1 और 2 विच एवर इज हायर। अब आ जाते हैं नोट नंबर 2, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, नेटवर्थ निकालना है। एक चीज ध्यान रखना, एफएमवी 1 में भी हम एसेट की वैल्यू लेते हैं बट वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से लेते हैं। जब मैं नेटवर्थ ऑफ द डिविजन निकालूंगी तो उस केस में मैं इनकम टैक्स एक्ट की वैल्यू लूंगी। किसकी लूंगी, इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेप्रिशिएबल एसेट किसकी लेना है, इनकम टैक्स एक्ट की डब्ल्यूडीबी लेना है। फिर 35 एडी प्लस सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या लोगे, नील। मैम नील क्यों ले रहे हैं, एक बार तो ऑलरेडी 100% डिडक्शन चूज चुके हैं उसकी, और कितनी आपको रिडक्शन मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना लेंगे, नील। डेप्रिशिएबल एसेट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो उसका डब्ल्यूडीवी है वो 35 एडी सेल्फ जनरेटेड एसेट में नील, और अदर एसेट के केस में बुक वैल्यू एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन की कोई रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। नहीं तो ऐसे आप क्या करोगे, एसेट की वैल्यू बढ़ाते ही चले जाओगे, और जैसे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाएगा तो आपका क्या बोलते हैं, नेटवर्थ जो है वो बढ़ेगा, तो आपका कैपिटल गेन कम हो जाएगा। तो सरकार ये तो नहीं चाहती, तो माइनस लाइबिलिटी करेंगे, जो भी आपने ऊपर माइनस किया है बुक वैल्यू, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही माइनस करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, नेट वर्थ। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, स्लम सेल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड दिस कम्स ऑफन इन एग्जाम, यू शुड नॉट इग्नोर दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 55A। क्या बोलता है, रेफरेंस ऑफ केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, कि कौन से केसेस में हम वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर सकते हैं। तो उसमें बोल रहा है सबसे पहला केस है कि एफएमवी क्लेम्ड बाय असेसी इज एज पर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, मतलब असेसी वैल्यू लेके आ रहा है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की ही है, वो समझदार इंसान ने ही निकाली है। ठीक है, बट एओ को लगता है कि उसकी एफएमवी अलग है और एसएससी की जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाली अलग है, तो डायरेक्टली भेज देंगे किसको, वैल्यूएशन ऑफिसर को। लेकिन असेसी की वैल्यू जो है वो वैल्यूएशन ऑफिसर के हिसाब से नहीं है। ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू एओ का जो है और जो असेसी क्लेम कर रहा है उसमें जो डिफरेंस है वो इस अमाउंट से ज्यादा है। ठीक है, जो डिफरेंस है वो इस अमाउंट से ज्यादा है। ठीक है, तो ये अमाउंट क्या है, 15% ऑफ द वैल्यू क्लेम्ड बाय एसएससी और 25,000 विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों का जो लोअर है डिफरेंस इससे ज्यादा है तो आप भेजोगे। और पॉइंट नंबर बी, अगर नेचर ऑफ एसेट ऐसा है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है और एओ को लगता है तो फिर वो चला जाएगा। So that is section 55, not that important but still you should know.
सेक्शन 55 बोलता है रेफरेंस ऑफ केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, कि आप कौन से केसेस में वैल्यूएशन ऑफिसर को केस भेज सकते हो। बट इस पे एमसीक्यू आ सकता है, तो रिमेंबर दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एमसीक्यू। अब अब हमारा आता है ऐसा टॉपिक जिसमें काफी अमेंडमेंट आ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स में कहीं ना कहीं एक लूप होल था, जिसको पहले डिविडेंड नहीं ट्रीट किया जाता था, तो लोग क्या करते थे, उसको कैपिटल गेन में टैक्सेबल करके कंपनी से प्रॉफिट निकाल लेते थे। अब इसको ला दिया डिविडेंड पे, तो जैसे नॉर्मल चीजें टैक्सेबल होती वैसे ही टैक्सेबल होता है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स, अब अगर कोई कंपनी कर रही है, कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, मतलब कौन कर रही है, फॉरेन कंपनी कर रही है, तो फॉरेन कंपनी अगर बायबैक करती है तो कंपनी के हाथ में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फॉरेन कंपनी को ज्यादा दुख नहीं दे सकते, ठीक है, और उनसे टैक्स नहीं वसूल सकते। तो कंपनी के केस में नो टैक्स ट्रीटमेंट, लेकिन शेयर होल्डर को हम छोड़ेंगे नहीं, शेयर होल्डर हमारे इंडिया के, उनसे हम पूरा टैक्स वसूल करेंगे। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ ये कब तक का है, अप टू 22 जुलाई 2024, कि अगर मेरा बायबैक जो है वो 22 जुलाई 2024 तक हो गया, तो उस केस में मैं ये वाला केस फॉलो करूंगी, ठीक है। और अगर 22 जुलाई के बाद हुआ है तो ये नीचे वाला फॉलो होगा। तो 22 जुलाई तक हुआ है तो आपको नॉर्मल जो आपका बायबैक हुआ है माइनस इंडेक्सेशन मिल जाएगा, और नॉर्मल आपका केस जो है वो कैपिटल गेन में आ जाएगा। लेकिन 22 जुलाई के बाद बोलता है, सरकार बोलती है कि अगर आपके शेयर्स बायबैक हो गए और आपको अगर उसका पैसा मिला है, तो वो पैसा जो है वो एज अ डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा अंडर IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, प्लस आपका टैक्सेशन कैपिटल गेन में भी आएगा, और कैपिटल गेन में आप एफपीओसी क्या लोगे, निल लोगे, ठीक है। एफपीओसी निल लोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर लॉस आ जाएगा। तो कैपिटल गेन में उस अमाउंट का हम लॉस ले रहे हैं, और क्या बोलते हैं, डिविडेंड जो है वो पूरा बिना बिना किसी एक्सपेंस अलाउ के पूरा का पूरा डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल हो रहा है, कहाँ पर, अदर सोर्सेज में। तो यहाँ पर आया आपका शेयर्स। अब आते हैं अपन किसमें, डोमेस्टिक कंपनी, कि डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है तो क्या होता है। तो डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है, तो ये भी सॉरी, बायबैक जो है वो चेंज हुआ है 1 अक्टूबर 2024 के बाद। तो ये जो आपका बोल रहा है ना, ट्रांसफर अगर आपका बिफोर 1 अक्टूबर हो चुका है, अगर आपका ट्रांसफर बिफोर 1 अक्टूबर 2024 हो गया, तो ये वाला केस लेना है, ठीक है। और 1 अक्टूबर से ये लगेगा। फिर डोमेस्टिक कंपनी भी अगर आपका वही 30 सितंबर तक अगर हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में कंपनी के हाथ में टैक्स ट्रीटमेंट है। कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी से तो टैक्स ले सकते हैं, हमारे इंडिया की कंपनी है, तो उस केस में टैक्स कितना होगा, 20%। सरचार्ज है हमारा 12% और 4% सेस है, ये सब मैंडेटरी है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो नेट टैक्स आता है 23.296%। अब ये टैक्स किस में देना है, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पे देना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का मतलब क्या है, उसका मतलब है सीधा सीधा नेट प्रॉफिट, कि जितना बायबैक प्राइस है माइनस इशू प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम, जितना नेट प्रॉफिट क्या बोलते हैं शेयर होल्डर के हाथ में हो रहा है, उस उतने में कंपनी 23.296% का टैक्स दे दे सीधा सीधा, और शेयर होल्डर के हाथ में हम बायबैक क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे अंडर सेक्शन 1034। लेकिन उसके बाद आया 1 अक्टूबर 2024 और सरकार ने किया अपना प्रोविजन चेंज, और कंपनी को दिया रिलैक्सेशन कि भाई तुम इतना टैक्स टेंशन मतलब टैक्स पे करने का। अब टेंशन आई किसके हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में। तो एक चीज अच्छी है कि शेयर होल्डर जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट या कोई चीज उसकी अदर इनकम ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए तो अच्छा है कि टैक्स कम हो गया, लेकिन बाकियों के लिए एक वो बढ़ गया। तो टैक्सेबल अंडर 222F एज पर नॉर्मल टैक्स रेट, ये प्रॉपर एज अ डिविडेंड टैक्सेबल होगा। 222F में डिविडेंड भी डीम डिविडेंड टैक्सेबल होगा, और ये आपका कैपिटल गेन लग जाएगा, जिसमें एफपीओसी जो है वो हमेशा निल लेंगे, भले कितने ही रुपए का बायबैक क्यों ना हो, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअली में जो आपने शेयर्स खरीदी थी वो, और जो बचा है आपका है वो हमेशा लॉस ही होगा, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। तो डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ बायबैक तक का पीरियड के हिसाब से अपन देख लेंगे। तो दिस इज व्हाट आर बायबैक इज, कि 1 अक्टूबर से पहले बायबैक के सीन्स अलग थे और 1 अक्टूबर के बाद बायबैक के सीन्स अलग हैं। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अमेंडमेंट इस टॉपिक में आया है, और आरटीपी में भी शायद मई 25 या सितंबर में किसी में तो इस पे क्वेश्चन है, सैलरी की जगह पे इनको इंक्लूड किया गया है, तो प्लीज उसको रिफर करके जाए, ठीक है। उसके बाद बात करती हूँ मैं किसकी, लिक्विडेशन की।
लिक्विडेशन के अंदर क्या होता है कि कंपनी जो है वो क्या हो रही है, हो गया उसका दिवालिया घोषित हो गई, अब अपनी एसेट जो है वो बांट रही है। तो कंपनी अगर लिक्विडेट हो रही है और अपने एसेट शेयर होल्डर को बांट रही है तो उसको डिक्लेयर किया जाता है क्या, डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। इस शेयर होल्डर को डीम्ड डिविडेंड लगता है अंडर सेक्शन 222 सी। ठीक है, तो अब कितना तक डीम्ड डिविडेंड होगा और उसके बाद कितना कैपिटल गेन होगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी ही क्या है, डीम डिविडेंड है, टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। डीम डिविडेंड 222 सी का अदर सोर्सेस में। अब जितना आपको टोटल में पैसा मिला है माइनस जितना 222 सी में टैक्सेबल हो गया, मतलब अदर सोर्सेज में चला गया, वो मैं माइनस कर दूंगी। फिर मैं क्या माइनस करूंगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, किसके अंदर, कैपिटल गेन के अंदर। और जो बचा हुआ अमाउंट है वो मेरा होगा क्या, कैपिटल गेन। तो बेसिकली मेरे को जितना पैसा मिल रहा है लिक्विडेशन में उसमें से मैं जो इतना डीम डिविडेंड है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा और बचा हुआ जो अमाउंट है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। दिस इज सेम, ये पहले भी ऐसे ही था अभी भी ऐसे ही है। आपको एफएमवी डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की लेनी है। कब की एफएमवी लोगे, जब आपको पैसा मिला, यहाँ पे लिखा है ना कि मनी रिसीव प्लस एफएमवी, तो ये एफएमवी आप लोगे डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्विजिशन से लेके लिक्विडेशन तक ले लोगे। कैपिटल गेन जिस साल में आपको रिसीव हो रहा है उस साल में आपको कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अभी यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद आप लोग पढ़िएगा जो दो आपकी सेक्शंस है, दैट इज 112 और 112। तो उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर आपको ये जो अमेंडमेंट आया है वो पढ़ाना चाहते हैं। और जो अमेंडमेंट है वो क्या बोलता है, अमेंडमेंट जो है वो ये बोलता है कि सर कैपिटल एसेट थी, कैपिटल एसेट दो टाइप की होती थी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, हाँ, वो जो लॉन्ग टर्म में मैं बेचूंगी कैपिटल एसेट तो मेरे को क्या होगा, लॉन्ग टर्म गेन होगा। शॉर्ट टर्म एसेट बेचूंगी तो कौन सा गेन होगा, शॉर्ट टर्म गेन होगा। अब मेरे को लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है, दो ही तरीके से टैक्सेबल होगा। हाँ, मेरा लॉन्ग टर्म गेन दो ही तरीके से टैक्सेबल हो सकता है, या तो 112A के हिसाब से हो सकता है या तो 112 के हिसाब से। 112A किसके लिए लगता है, लिस्टेड शेयर और सिक्योरिटी के लिए लगता है। तो मैं 112A में टैक्स लगा रही हूँ, तो अगर मेरा ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई हुआ है तो मेरा टैक्स है 10% अबव 1,25,000। अगर 23 जुलाई के बाद हो रहा है तो 12.5% अबव 1,25,000। ठीक है, अब 112 मतलब अदर एसेट, अदर एसेट में सब आ जाता है, लिस्टेड शेयर सिक्योरिटी मतलब जो उस उधर के एसेट है वो छोड़ के आपके घर, बिल्डिंग, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स या फिर आपके बिजनेस के जो एसेट्स हैं सारी चीजें 112 में आ जाती है। ठीक है, तो ये अगर 23 जुलाई से पहले मतलब कि बर्थडे से पहले ट्रांसफर हुआ है तो 20% विद इंडेक्सेशन, याद रखना 20% विद इंडेक्सेशन। और 23 जुलाई के बाद तो इंडेक्सेशन भी चला गया तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्सेशन होता ही नहीं है, बट 111A में टैक्सेबिलिटी आएगी। तो पहले रेट था 15%, बाद में हो गया 20%। और अदर देन 111A जो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है वो हमेशा पहले भी स्लैब रेट से टैक्सेबल होते थे, आज भी स्लैब रेट से ही टैक्सेबल है। आई होप आपको डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ऑप्शनल इंडेक्सेशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब हुआ क्या कि जब सरकार ने अनाउंस किया कि 23 जुलाई के बाद अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, तो मार्केट में उड़ा बहुत हल्ला और बिल का हुआ अपोज। पूरी जनता जो है वो बिल को अपोज करने लगी क्योंकि इंडेक्सेशन एक बहुत बड़ा फायदा था टू दी नॉर्मल पब्लिक ऑफ इंडिया कि उनका टैक्स जो है वो कम लगे। ठीक है, अब प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना बहुत ही बड़ी बात होती है किसी एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के लिए कि वो प्रॉपर्टी अपना घर बना रहा है या घर बेच के एक दो घर ले रहा है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनका तो पूरा क्या बोलते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर हिल जाता। और सरकार बोलती चलो ठीक है कि अगर तुमने 23 जुलाई जो हमारी चेंज डेट है उससे पहले प्रॉपर्टी एक्वायर की है और सेल करो तुम 23 जुलाई के बाद, ठीक है, अभी एक्वायर करोगे तो नहीं लगेगा। पहले की जो प्रॉपर्टीज एक्वायर हुई है उसमें हम तुमको
ऑप्शन दे देते हैं, या तो 20% विद इंडेक्सेशन दे दो या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये तुम ऑप्शन ले लो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और जो अदर एसेट्स है उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। और जब भी क्वेश्चन में आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल आएगा तो आपको क्या करना है, दोनों करना है। मतलब कि आपको ये बताना पड़ेगा आप कौन सा चूज करोगे, ऑब्वियसली बात है जिसमें टैक्स कम आएगा वो वाला, तो आपको वही वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इस जो ऊपर दिया प्रोविजन उसकी कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है कि असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए, कंपनी वंपनी को नहीं मिलेगा। एसेट जो है वो लैंड, बिल्डिंग या बोथ इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। परचेज जो है वो अप टू 23 जुलाई हो गया और सेल जो है वो 23 जुलाई से क्या बोलते हैं बाद में हुआ है। तो परचेज अप टू नहीं सर, ये है बिफोर। आपने परचेज किया है बिफोर 23 जुलाई और सेल कर रहे हो आप ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, तो यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें आपको बतानी चाहते हैं, ये भी एक ऑप्शन है बट ये सिर्फ और सिर्फ 23 जुलाई 2024 तक, मतलब बिफोर 23 जुलाई 2024 तक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लिस्टेड सिक्योरिटी, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लिस्टेड सिक्योरिटी में तो आप टैक्स पे कर सकते हो 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन। ठीक है, ये ठीक है। अब आपकी दो मेन सेक्शन आती है, एक आती है सेक्शन 112A और एक आती सेक्शन 111A, जिसका जिक्र किया जा रहा था शुरू से कि लिस्टेड शेयर लिस्टेड शेयर। अब आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में इसमें कौन कौन लोग आते हैं। तो इसमें जो लोग आते हैं ना सर वो है आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। वापस से इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। मैम क्या तीन ही एसेट आते हैं? यस, सिर्फ और सिर्फ तीन एसेट्स आते हैं और ये तीनों भी क्या होना चाहिए बेटा, लिस्टेड होना चाहिए, अनलिस्टेड वाले वो भी नहीं आते। ठीक है, सो इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो है वो टैक्सेबल होंगे 112A में इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। इनकी एग्जाम्पशन कहां तक है, 1,25,000 तक एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर टैक्सेबल हो जाएंगे एट टू रेट्स। रेट अपन पहले ही पढ़ लिए हैं, इन रेट्स में टैक्सेबल होगा इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही 112A लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, क्या कंडीशन है सर? कंडीशन ये है कि एसटीटी पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर, कि आपने एसटीटी पे किया है ऑन एक्विजिशन और ट्रांसफर। ठीक है, एसटीटी पे किया है ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर। और दूसरा क्या बोलते हैं, एसटीटी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। मतलब इक्विटी शेयर्स के लिए आपको परचेज और सेल दोनों में एसटीटी पे करना है और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के सिर्फ और सिर्फ सेल में आपने अगर पे किया तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये एसटीटी पे करने का रीजन क्यों कंडीशन लगा के रखा है, कंडीशन बस यही है कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से सेल करते हो ना तो एसटीटी लगना ही लगना है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के बिना सेल करते हो लिस्टेड शेयर्स को भी तो उस केस में एसटीटी नहीं लगेगा। तो बस ये बोलना चाह रहे हैं कि लिस्टेड अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में और उसी से ट्रांसफर हो रहा है तो 112A लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बट आपको कंडीशन याद रखनी है कि इक्विटी शेयर के परचेज और सेल दोनों में आपको एसटीटी पटवाना है, पे करना है, और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में सिर्फ सेल में भी एसटीटी पट जाएगा तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी जगह पे एसटीटी रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर कोई आईएफएससी, हाँ आईएफएससी एक समझ जाओ गॉड प्लेस है इनकम टैक्स के हिसाब से, स्वर्ग है। ठीक है, कि अगर आपका कोई बिजनेस आईएफएससी में तो बहुत एग्जेम्पशन है, प्लस आपका कोई सेटअप आईएफएससी से तो वही। तो अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अगर आईएफएससी में लोकेटेड है और एसटीटी नॉट पेड ऑन सच ट्रांजैक्शन, और एसटीटी जो है वो उस ट्रांजैक्शन पे नहीं हुआ है, ठीक है, तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 अक्टूबर 2004 से पहले के ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उससे पहले था भी नहीं, तो कैसे पटेगा, तो वो वाली बात है। ठीक है, अब इसके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंपॉर्टेंट है और स्पेशल भी है, बट ये किसके लिए है, ये वाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है फॉर परचेज अप टू 31
जनवरी 2018 कि अगर आपने 2018 तक परचेस कर लिया है तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और अगर नहीं किया मतलब 2018 के बाद परचेस किया तो उस केस में आपका एक्विजिशन आएगा वो एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर एज ऑन 1/4/2001 वो वाला, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1 और सेल वैल्यू, तो ये और ये विच एवर इज लोअर और ये विच एवर इज हायर लेना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपकी फेयर मार्केट वैल्यू कभी भी सेल वैल्यू से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए अपन लोगों ने लिया है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 और सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये विच एवर इज लोअर और फर्स्ट विच एवर इज हायर, वो आपका क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। तो ये हमारा है सेक्शन 112। 112 में से आपको क्या याद रखने की जरूरत है कि अगर मैंने 31/1/2018 तक सिक्योरिटी परचेस की है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, और उसके बाद परचेस किया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, ठीक है। उसके बाद वही सेम 111A कि सेम जो ट्रांजैक्शन सेम जो सिक्योरिटीज है वो यहाँ आती है, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिसमें एसटीटी पे हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ किसमें? ट्रांसफर में भी तो चल जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट 111A में सिर्फ और सिर्फ बात की गई है किसकी कि अगर ट्रांसफर में भी पे हुआ है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो सिंपल परचेस प्राइस है वही लेना है आपको। नीचे एक नोट दिया हुआ है, बोलता है फॉलोइंग बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल टू नॉन रेसिडेंट्स। क्यों भाई, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों है? थोड़ा इनकम टैक्स में डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, कि हम अपने लोगों को ज्यादा बेनिफिट देंगे, विच इज वेरी ट्रू। बाहर के लोगों को अपने रेसिडेंसी में मिलता है, तो भाई हम सब फायदा नॉन रेसिडेंट को नहीं देंगे। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है सर? अगर भूल गए होगे तो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, ठीक है, और 5 लाख 3 लाख इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स। तो वो जो है वो 112A 112 और 111A के केस में नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगी, रेसिडेंट को मिल जाएगी। और रीबेट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू अगेंस्ट ऑल इनकम, ठीक है, तो उनको रीबेट भी नहीं मिलता है। तो नॉन रेसिडेंट को दो चीजें नहीं मिलती, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलती, और रीबेट उनको कोई भी इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलती, ठीक है। और रीबेट जो है वो 112A के अगेंस्ट में रेसिडेंट्स को नहीं मिलती है। अब उसके बाद क्या है ना सर, हमारे पास हमारा मास्टर चार्ट है। मास्टर चार्ट जो है वो किस लिए बनाया गया है कि सर आपके पास इतने सारे प्रोविजंस हैं, जब भी आप शेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इंडेक्सेशन करना है कि नहीं करना है या क्या। तो इस वजह से हमने आपके लिए चार्ट बनाया। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है? अब क्या बोलता है ये? टैक्सेशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या है, हमारे शेयर्स को हमने 4 तरीके से क्या बोलते हैं कैटेगराइज किया है। पहला हमारा ओरिजिनल शेयर मतलब नॉर्मल शेयर, दूसरे हमारा सर बोनस शेयर, तीसरा हमारा राइट शेयर, चौथा है हमारा राइट एंटाइटलमेंट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ओरिजिनल शेयर्स की। तो ओरिजिनल शेयर अगर मैंने एक्वायर किया है 1/4/2001 से पहले, ठीक है, 2001 से पहले एक्वायर किया है, तो एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू 2001 की विच एवर इज हायर लेना है। यहाँ पर इसको चेंज करना, इसमें आप लोगे विच एवर इज हायर, और 2001 के बाद एक्वायर किया है तो परचेस प्राइस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? बोनस शेयर्स की। तो बोनस शेयर अगर आपने 2001 से पहले एक्वायर किया है तो उस केस में क्या बोलते हैं आप लोगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। अगर आपने ऑन और आफ्टर 2001, अगर आप 2001 इसको करना एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 2001 के बाद अगर एक्वायर करते हो तो उस केस में आपका आएगा क्या? निल। ये अपन लोगों ने पहले भी पढ़ा है। राइट शेयर का अपन लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट, राइट एंटाइटलमेंट की कॉस्ट होती है क्या? निल, ठीक है। ओरिजिनल शेयर का पता है 2001 से पहले एक्वायर किया है तो एफएफवी और एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर। अगर 2001 के बाद एक्वायर किया है तो परचेस प्राइस। बोनस शेयर अगर 2001 से पहले एक्वायर किया है तो फेयर मार्केट वैल्यू, 2001 के बाद एक्वायर किया है तो निल। राइट शेयर के एक्चुअल कॉस्ट और राइट एंटाइटलमेंट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? निल होता है। तो इन 4 एसेट के केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसे डिटरमाइन करनी है, ठीक है। अब अब ये कैपिटल एसेट आपको पता करनी है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। कैसे पता करोगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से 2 साल 3 साल, ठीक है। अब अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उनका टैक्सेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो 112A में होगा या 112 में होगा।
11(2)A में कब होगा? 11(2)A में होगा अगर वो इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, प्लस वो क्या है, लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो लिस्टेड है, तो उस केस में उनका ट्रीटमेंट यहाँ होगा। एफपीओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर 2018 से पहले 31/1/2018 तक एक्वायर किया है तो अपन लेंगे एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू बट डज नॉट एक्सीड व्हाट, सेल प्राइस। ये माइनस कर देंगे, जो हमारा आंसर होगा वो टैक्सेबल होगा 10% और 12.5% अबव 1,25,000। ये हमारा क्या है, टैक्स रेट है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल 112A में नहीं आते तो 112 में आते हैं, जो बच गए वो किस में आते हैं, 112 में। अगर उनका ट्रांसफर जो है वो हुआ है 23 जुलाई से पहले, अगर 23 जुलाई से पहले ट्रांसफर हो रहा है तो इंडेक्सेशन क्या है, अलाउड है। अगर 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में क्या होगा आपका, नो इंडेक्सेशन। ठीक है, बट नो इंडेक्सेशन ये वाला हो गया कि 23 जुलाई से पहले और ये, लेकिन अगर आपके पास डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, तो उसमें ऐसे इंडेक्सेशन कभी नहीं मिलता है। और कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इंडेक्सेशन मिलता है, बट कब तक मिलेगा, 23 जुलाई से पहले। 23 जुलाई के बाद इंडेक्सेशन किसी में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन वाला प्रोविजन है वो यहाँ पर लगेगा, जो आपने पहले पढ़ा है। 112 का टैक्स रेट कितना है, 112 का टैक्स रेट है 20% पहले था और अभी कितना हो गया, 12.5%। 20% था विद इंडेक्सेशन और 12.5% हो गया बाद में इंडेक्सेशन। ठीक है, उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। दो तरीके की होती है, 111A और शॉर्ट टर्म में। तो वापस से अगर इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स हो, यूनिट्स ऑफ क्या है, बिजनेस ट्रस्ट, और जो कि कहाँ है, लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो माइनस एफईओसी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको ये सब मिल जाएगा। और अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो वो नॉर्मल क्या बोलते हैं मिलेगा, और जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। और ये टैक्सेबल होगा किससे, स्लैब रेट से। ये टैक्सेबल होगा 15% या फिर 20% के रेट से। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब बात कर लेते हैं इनके फायदे की। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या आपको मिलेगी इनके अगेंस्ट में, तो सबके अगेंस्ट में मिल जाएगी। रीबेट जो है वो 112A के अगेंस्ट में नहीं मिलती है। मैं बात करूं रेसिडेंट्स की, नॉन रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है रेसिडेंट्स की। तो रेसिडेंट के बाद के केस में, रेसिडेंट के केस में रीबेट जो है वो 112A के अगेंस्ट में नहीं मिलती, बाकी सबके अगेंस्ट में रीबेट जो है वो मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद करते हैं रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो चैप्टर 6 से की रिडक्शन जो है वो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलती, तो ये किसी के भी अगेंस्ट में नहीं मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि चैप्टर 6 से रिडक्शन किसी के अगेंस्ट में नहीं मिलती। ठीक है, तो this is what our chapter is, and I hope you guys liked the chapter. And if you guys like the video, and so please comment down below the video, and if you please comment down and share with your friends. और अगर आपको कुछ सजेशन लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर सकते हैं। बाय।